फिर बोलोगे क्लास से बाहर देखूंगा, फिर ये क्या है, मतलब ऐसे करना है तो उसके लिए ये ऑनलाइन वालों की ऑफलाइन वालों की, ठीक है। वंस अगेन वेरी गुड आफ्टरनून। सब बेहया है ऐसे क्यों वो देना ये लिख लिया था आपने, पढ़ भी लिया था। अब देखो एक बात बताओ, हमने बेटर डोर प्लेसेंटा पढ़ा, वेलिमेंटस प्लेसेंटा पढ़ा, एक पढ़ा वासा प्रीविया। वासा प्रीविया का सिंपल सा मीनिंग था, प्रीविया का मतलब होता है नीचे, वासा का मतलब होता है कोड। कोड प्रेजेंटिंग पार्ट से पहले है, लेकिन अगर ये बाहर निकला तो इसी का नाम हो जाता है प्रोलेप्स, लेकिन ये बाहर नहीं निकला हुआ है, ये सिर्फ प्रेजेंटिंग पार्ट से नीचे है, लेकिन है यूट्रस में ही। होना क्या चाहिए जब हम प्रेगनेंसी का असेसमेंट करते हैं, होना तो ये चाहिए, क्या होना चाहिए, यह है यूट्रस, यह है फीटस, यह है प्लेसेंटा। कोड मतलब फीटस से आगे नहीं होना चाहिए, सही बात है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें कोड यहाँ है, अंदर ही है यूट्रस के अंदर, लेकिन फीटस के सबसे लोअर पार्ट से नीचे है, इसी का नाम दे दिया वासा। तो अगर नीचे है तो कभी ना कभी डैमेज हो सकता है कि नहीं हो सकता, अगर हो सकता है तो वो जो पूरी जो ब्लीडिंग होगी वो हमेशा और हमेशा कौन सी होगी। तो ये क्वेश्चन दो बन सकते हैं, व्हाट इज वासा प्रीविया, और वासा प्रीविया के केस में जो ब्लीडिंग होती है वो फीटल ब्लीडिंग होती है या मैटरनल ब्लीडिंग होती है, दो। तो बेटर डोर का मीनिंग समझ में आया, और एलिमेंटस का मीनिंग समझ में आया, वासा प्रीविया का मीनिंग समझ में आया। प्रेजेंटिंग पार्ट से नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं, वासा। कोड प्रोलेप्स अलग है, वो बाहर की तरफ है, वो सर्वाइकल कैनाल में आ चुका है, वेजिकल कैनाल में आ चुका है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, वो एक सीवियर कॉम्प्लिकेशन है। ये वासा प्रीविया थोड़ा अलग है ना, पहले है, बस इतना ध्यान है यूट्रस के अंदर, लेकिन पहले है। ये क्लियर है क्या तीनों बातें। एग्जाम में क्वेश्चन हर बार प्लेसेंटा की एब्नॉर्मलिटी से आता है, एक भी ऐसा पेपर नहीं है जिसमें प्लेसेंटा की एब्नॉर्मलिटी में से क्वेश्चन नहीं आया। पिछली बार अभी नॉन स्टेट मेंस में भी था, प्री में भी था, डेफिनेशन आई थी सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा की, है दो दो क्वेश्चन आते हैं कई बार, तो फंक्शन के अलग आते हैं, एब्नॉर्मलिटी के अलग आते हैं, एक डेटा इंट्रीटा परकिटा का अलग आता है, मतलब कई बार तो तीन दिन आते हैं, लेकिन दो तो आप मान के चलो, नॉर्मल में से एक, एब्नॉर्मल में से एक। तो प्लीज कंफ्यूजन में मत पड़ना, जैसे बोल 6 महीने 18 महीने 14 महीने 3 महीने, अब क्या ऑप्शन में तुम तो रफ में पढ़ लिया, तुमने खिचड़ी बना ली, चारों ऑप्शन होंगे, क्या करोगे, सही होने का चांस ही नहीं होगा। तो प्लीज सॉलिड पढ़ना है, सॉलिड का मतलब होता है कि कितना एग्जामिनर कभी नहीं चाहता कि आपका सही हो, तो कितना भी एग्जामिनर चाहे हमारा सही होना चाहिए, इसलिए एकदम क्लियर कट पढ़ना है। अब कोर्ट के बारे में और क्या क्या पढ़ रहे थे, शायद ये पढ़ लिया था, मुझे याद आ रहा है, ये वेन है, ये अगर ये ऐसा फोटो आ जाए, ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो कम से कम कितनी वैसेस होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, 2 आर्टरी और 1 वेन, आर्टरी छोटी वेन बड़ी, ठीक है ये बात भी, ये हम लेकर कोर्ट, ये दोनों में से ट्रू नोट कौन सी, फाल्स नोट कौन सी है, जो रियल में नोट होती है वो ट्रू नोट होती है, और ट्रू नोट होती है वो हमेशा रेयर होती है, कैसी होती है, और फाल्स नोट होती है वो इसके कंपैरिजन में थोड़ी, तो डेंजरस कौन सी होती है, जो रेयर होता है वो डेंजरस होता है। भाई कॉमन फ्रेंड इज नॉट ए डेंजरस, बीएफएफ बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर इज डेंजरस, ये थोड़ा ध्यान, आप कुछ और समझ रहे हो, बीएफएफ का मतलब, बीएफएफ मतलब बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, हाँ ये लगाना, ये हटा दो, हेलो हेलो, मैं आपको बोल ही नहीं रहा, अगर बाई चांस किसी में कोड एब्सेंट, ऐसा हो सकता है क्या, होने को कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। आपने मूवी देखी गुड न्यूज बैड न्यूज, दोनों देखी ना, देखना भी मत, फिर 5 दिन तक सोएगा नहीं। गुड न्यूज भी देखी आपने, बैड न्यूज भी देखी आपने, दोनों ओबीसी से रिलेटेड है, तो इसलिए गुड न्यूज भी होती है, बैड न्यूज भी होता है। तो वो बैड न्यूज हमारा टॉपिक है इसमें पूरा का पूरा, मल्टीपल प्रेगनेंसी में टॉपिक है, पढ़ाया भी था, कभी ना कभी इसकी मूवी बनेगी, बन गई, ऐसा होता है। शॉर्ट कोड भी हो सकता है बाई चांस, लॉन्ग कोड भी हो सकता है, नॉर्मली बच्चे की जितनी लेंथ होती है उतना कोड होता है, लगभग 2 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। अगर एक अम्लाइकल आर्टरी 100% एब्नॉर्मलिटी है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना। एक आर्टरी किसमें हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम में हो सकती है, जैसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी, ये सारी हाई रिस्क है, क्रीनल एनोमली हो गया, ट्राइसी हो गया, ट्विंस हो गया, ऑलिगोहाइड्रोनियस हो गया, पॉलीहाइड्रोनियस हो गया, मतलब कोई ना कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कंजेनाइटल एनोमली देखने को मिलता है, नॉर्मल प्रेगनेंसी में नहीं मिलता, नॉर्मल में मिलता तो हम इतने भीड़ में होते ही नहीं, सारी दुनिया चली जाती वापस आके, ऐसा नहीं होता, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में होता है। चलो यहाँ तक लिख रखा आपने, लास्ट वाली लाइन लिखो। कुछ कुछ लोग नए नजर आ रहे हैं मुझे, तो वो नोट्स बना लेना है ना, जो जो नए है, कोई घबराने की बात नहीं, जो नए है वो नोट्स मिल जाएंगे आपको, क्लासमेट से ले लेना, जिसने सही बना रखे वो आपके पास, आप नए हो, न्यू, पुराने छुप के बैठे थे इतने दिन पहले, हाँ नए हो ना, हाँ नजर आ रहा है, काफी सारे लोग नए नजर आ रहे हैं, या तो पहले हो सके छुप के बैठे होंगे, कोई ना, जल्दी लिखो प्लीज। आगे बढ़े, एंटीपार्टम हेमरेज क्या होता है, व्हाट इज एंटीपार्टम हेमरेज, ब्लीडिंग विद एंटीपार्टम हेमरेज, कुछ भी बोल दिया, नर्सिंग किए हुए कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, पर वेजिनल ब्लीडिंग इज एंटीपार्टम हेमरेज, अरे कुछ उसकी डेफिनेशन होगी, कुछ टाइप होगा, कुछ टर्म होगी, कुछ फिजियोलॉजी होगी, कुछ भी बोल दिया, ये तो वो बोलते हैं जो मतलब जिसको पता ही नहीं है, जो आजकल गूगल से पढ़ के ऐसे बन जाते हैं, वो होते हैं हाँ ये प्रॉब्लम हुई, गूगल पे सर्च किया, एंटीपार्टम हेमरेज क्या है, लेबर से पहले पहले, प्रेग्नेंट होने के बाद, लेबर से बाद में, लेबर से पहले जो ब्लीडिंग होती है वो एंटीपार्टम है, गलत जवाब, ऐसा नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा होता तो फिर नॉर्सेट में आ जाता ना, क्या एंटीपार्टम हेमरेज, भाई एंटीपार्टम की कुछ टाइम पीरियड होगा ना, ऐसा तो है नहीं किसी को 18 वीक की प्रेगनेंसी है पर वेजिनल ब्लीडिंग हो रही है उसको एपीएस बोलोगे क्या, 26 वीक पे एपीएस बोलोगे क्या, 27 वीक पे एपीएस बोलोगे क्या, नहीं, 20 वीक के बाद, और नेक्स्ट 38 या 37 या 40, पता ना, 28 वीक के बाद, और 38 वीक के पहले या 37 वीक के पहले या 40 से पहले या 41 से पहले या 39 से पहले, किसको बोलोगे, सब गलत,
37 गलत, 38 गलत, 39 गलत, 40 गलत, 41 गलत, 42 गलत, 43 सब गलत। तो सही क्या है? सही ये है, एक फीमेल है। सुनो अब गलत क्यों है मैं बता रहा हूँ। एक फीमेल है, वो प्रेग्नेंट है, उसके 38 वीक की प्रेगनेंसी हो चुकी है, लेकिन अभी तक लेबर स्टार्ट नहीं हुआ है, कैसे ब्लीडिंग होती है? वो एपीएस नहीं है क्या? है। एक फीमेल है जो 37 वीक की है, 37 वीक की प्रेगनेंसी है, तो डेफिनेशन क्या है? 28 वीक के बाद और लेबर से पहले। वीक का लेना देना नहीं हो सकता ना, वीक का लेना देना नहीं हो सकता। अब आप बोलोगे सर आपके मन में क्या है? सर 28 वीक के बाद पर 37 वीक से पहले, आप ये बोल रहे होंगे शायद, ये बोल रहे होंगे, ये गलत क्यों हो जाएगा? अगर कोई फीमेल 37 वीक से पहले आप बोल रहे हो वो एपीएच, उसके बाद नहीं है, एक फीमेल है 38 वीक की प्रेग्नेंट है, उसको लेबर स्टार्ट ही नहीं हुआ, ऐसे ही वजन ब्लीडिंग होगी, तो आपके हिसाब से तो एपीएच हुआ ही नहीं, लेकिन वो तो एपीएच है। तो कहने का मतलब विदाउट लेबर ऑगमेंटेशन जो भी ब्लीडिंग होती है वो एपीएच है 28 वीक के बाद। लेबर के प्रोसेस से पहले और 28 वीक के बाद में जो भी ब्लीडिंग होती है वो एपीएच होता है। वीक का कोई लेना देना नहीं होता इसमें, ऐसे तो गलत हो जाएगा हमारा। प्लेसेंटा की एब्नॉर्मलिटी पढ़ेंगे, पढ़ेंगे हम लोग प्लेसेंटा की एब्नॉर्मलिटी। देखो सिंपल तरीका है, 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए। प्लेसेंटा की एब्नॉर्मलिटी में 5-6 चीजें आती है, सब याद हो जाना चाहिए एक बार में, दोबारा भी नहीं बताऊंगा मैं। पहला है प्लेसेंटा सक्सिन ट्यूरेटा, क्या नाम है? सक्सिन ट्यूरेटा। और इसी के साथ में आता है स्पूरिया, क्या आता है? दोनों साथ में पढ़ना है, हमेशा दोनों साथ में पढ़ेंगे। एक है सक्सिन ट्यूरेटा और एक स्पूरिया। आप में से कोई मेरे को इसमें डिफरेंस बताएगा? डिफरेंस बिटवीन सक्सिन ट्यूरेटा एंड स्पूरिया। पहली बात तो ये, दोनों में ही दो लोब होगी। दूसरी बात ये, दोनों लोब इक्वल नहीं होगी। सुन लो, दो लोब होगी बट दोनों लोब इक्वल नहीं होगी। तो सक्सिन ट्यूरेटा क्या है? प्लेसेंटा की दो लोब, लेकिन दोनों का आपस में कनेक्शन है, कनेक्शन है। और कनेक्शन अगर नहीं है, लोब दो है, कनेक्शन नहीं है, उसको क्या बोलोगे? स्पूरिया। क्या समझ में आया मैं क्या बोला? दो अनइक्वल लोब आपस में कम्युनिकेटिंग विलाई इज प्रेजेंट, दैट इज प्लेसेंटा सक्सिन ट्यूरेटा। और अगर कनेक्शन नहीं है, कम्युनिकेटिंग विलाई इज एब्सेंट, दैट्स कॉल्ड प्लेसेंटा स्पूरिया। क्या समझ में आया क्या? सक्सिन ट्यूरेटा क्या है? दो अनइक्वल लोब एंड इज आर कनेक्टेड विद कम्युनिकेटिंग विलाई। इफ कम्युनिकेटिंग विलाई इज एब्सेंट इज कॉल्ड, याद हुआ क्या? याद हुआ क्या? लिखो, एकदम सिंपल है। इतने कम लोग क्यों हैं? अभी दीपावली से नहीं आए क्या? 4 दिन की छुट्टियां थी, एक दिन पहले चले गए थे। इतनी लंबी छुट्टी तो कोई नहीं मनाता भाई, गलत बात है ये। आपको बुरा नहीं लगता आपके पास में आपके फ्रेंड्स नहीं होते? अच्छा, अच्छा लग रहा है, फिर ठीक है, तो अच्छी बात, मेरा अकेले पढ़ो, मेरा क्या था। लिख लिया ना? किस में देखने को मिलता है? ये कभी पेपर में नहीं आएगा भाई। ज्यादा बड़ा होगा, अलग से विलाई होगी तो क्या होगा? पीछे रह जाएगा, पीछे रह जाएगा तो रिटेन पार्ट ऑफ प्लेसेंटा पीपीएच होने के चांसेस रहते हैं भाई। प्लेसेंटा बड़ा होगा तो क्या होगा? सेपरेट नहीं हो पाएगा, है एक्सपेल आउट नहीं हो पाएगा टाइम से, बस। रिटेन प्लेसेंटा का मतलब प्लेसेंटा का कोई भी पार्ट पीछे रह सकता है, थर्ड स्टेज तो पीछे रहता है, तो क्या कॉज करता है? पीपीएच। भाई प्लेसेंटा का कोई भी पार्ट पीछे रह जाए तो पीपीएच करता है। ये क्या हुआ? पी आवाज कहां से आ रही? ऑनलाइन वालों तुम्हें आवाज तो आ रही है ना? ऑनलाइन वालों की मौज है, चाहे दीपावली हो चाहे होली हो, घर बैठ के क्लास देख लेते, जब मर्जी आए जब क्लास बंद करके चले जाते, वापस आके 2x के बराबर आ जाते हैं। मतलब मौज है इनके, तुरंत वापस आ जाते हैं। और 15 मिनट लेट भी स्टार्ट करेंगे तो थोड़ी देर बीच में फास्ट कर लेंगे। और बीच बीच में जब टीचर बात करता है ना तो उसको स्किप कर देते हैं। ऑफलाइन वालों के मन में तो खूब आता है स्किप करने का, कि ये कब बकवास बंद करेगा, लेकिन कर नहीं पाते। मन में तो आता है काश आगे शिफ्ट हो जाए, होता नहीं है ना? लेकिन जो ज्ञान ऑफलाइन में मिलता है वो ज्ञान ऑनलाइन में नहीं मिलता, कि मैं बता रहा हूँ। पढ़ने का असली आनंद है ना, वो ऑफलाइन में नहीं आता है, ये कंफर्म है। सही है ना? आगे बढ़ू? क्या कह रहे हैं? क्या बोल रहे हो? जोर से तो बोलो। दस आ रही है, थोड़ी बहुत 10 सेंड कर लो। तुम कौन से अमेरिका से आए हो? 10 आ रही है, कैसे लोगे? 10 आ रही है, कैसे लोगे भाई? थोड़ी बहुत अब आगे आ जाओ, 10 आ रही है। अब मेरे तो जिंदगी में डस्ट है, अब मैं बोल दूं मेरे डस्ट आ रही है। मैं तो एसी पहली बार जैन से आया तब देखी, सच में। मुझे पता नहीं चलता एसी ऑन है ऑफ है, मैंने कभी देखी नहीं एसी क्या होती है। अब आता है, एक सुनो, नेक्स्ट सुन लो। डस्ट से मत डरो, जितनी ज्यादा डस्ट आएगी उतना अनकंफर्ट रहोगे, उतना ज्यादा पढ़ोगे। ठीक रहती है डस्ट। प्लेसेंटा एक्सफोलियोस, ये प्लेसेंटा है। क्या नाम है? क्या नाम है? ये भी दो टाइप की, ये भी दो टाइप की, सुनना। ये प्लेसेंटा है, इसके ऊपर सुन ले, डस्ट। ये प्लेसेंटा के ऊपर बना दो एक रिंग। एक रिंग होती है थिक, एक होती है थिन, सुनना। सुन लो रे, ये बना दी मैंने थिक रिंग, और सेंट्रल पार्ट से डिप्रेस कर दी। आपको पता है फीचर की मेम्ब्रेन दो होती है, कौन कौन सी? एमनियोन और, अगर प्लेसेंटा के चारों तरफ, अगर प्लेसेंटा के चारों तरफ एमनियोन और पोरियोन की रिंग बन जाए,
और सेंट्रल पार्ट उसका डिप्रेस रहे, उसको बोलते हैं, चारों तरफ को क्या बोलते हैं? अच्छा, साइकेट्रिक पढ़ लिया, साइकेट्रिक पढ़ लिया, साइकेट्रिक में एमनेसिया पढ़ लिया, एमनेसिया में सबने पढ़ा होगा सर्कमस्क्राइब एमनेसिया, एंटेरोग्रेड एमनेसिया, रिट्रोग्रेड एमनेसिया। सर्कमस्क्राइब एमनेसिया का मतलब होता है शाम को 8 बजे दारू पिया, सुबह 8 बजे दारू उतरा, अल्कोहल पीने से लेके उतरने तक के बीच का कुछ याद नहीं है, पहले का सब याद है, बाद का सब याद है, मतलब बीच वाला कुछ भी याद, सर्कमस्क्राइब उस गोल घेरे के बीच में हमारे साथ क्या हुआ हमें कुछ भी याद नहीं है, यही बोलते हैं सर्कमस्क्राइब में। इसका मतलब यही है कि प्लेसेंटा के चारों तरफ एमनियन और कोरियन की क्या बन जाए? रिंग बन जाए। और एमनियन और कोरियन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, इसीलिए जब भी एमनियन और कोरियन की रिंग बनेगी वो रिंग थिक बनेगी। कैसी बनेगी? तो एक डिसऑर्डर होता है उसको बोलते हैं सर्कमवेलेट प्लेसेंटा। कौन सा प्लेसेंटा? सर्कम, सर्कम का मतलब गोल गोल, वेलेट प्लेसेंटा। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, अभी आया था, बोला था चिल्ला क्या आएगा, अब और कौन सा आएगा मैं थोड़ी देर बाद बताऊं। सर्कमवेलेट का मीनिंग क्या है? एमनियन और कोरियन की रिंग बन जाए और सेंट्रल पार्ट डिप्रेस रहे, उस प्लेसेंटा को सर्कमवेलेट प्लेसेंटा बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ चुकी है? एक ऐसा ऐसा और होता है मार्जिनल प्लेसेंटा। क्या नाम है? मार्जिनल प्लेसेंटा। फाइब्रस टिश्यू की रिंग बन जाए, किसकी रिंग बन जाए? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि फाइब्रस टिश्यू की रिंग बन जाए उसको क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्लेसेंटा। एमनियन कोरियन की रिंग बन जाए और सेंट्रल पार्ट डिप्रेस रहे उसको क्या बोलते हैं? सर्कम। क्या समझ में आया? क्या पूरा पूरा आया? क्या अच्छे से आया? क्या ओके, अभी मैं बंद करवाता हूँ, ये बहुत ज्यादा यहाँ तक आ गया, ठीक है? कहीं और से उनको बोल तुम्हारा ग्राइंडर स्टार्ट, यहाँ नहीं, अभी करवाते हैं ना, ये कोल्ड हो रखा मेरे जैसे बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, तो चलो। टू टाइप, एक होता है सरकम और दूसरा होता है प्लेसेंटा। सरकम वेलेट की टाइप सुनो, लिखना नहीं है, सुनना है, बेवकूफ बाद में लिख लेना। सेंट्रल पार्ट डिप्रेस, थिक रिंग बन जाती है, रिंग किसकी होती है? और अगर रिंग फाइब्रस टिश्यू की होती है उसको बोलते हैं। हाँ, क्या समझ में आया? दोनों किस में आते हैं? एक्स्ट्रा कोरियन भाई, एक्स्ट्रा लेयर, दोनों किस में आते हैं जी? एक्स्ट्रा। समझ में आ गया पूरा? बहुत धीरे धीरे से पढ़ेंगे। अगर ये होता है तो एक्स्ट्रा कोरियन होगा, तो ये क्या करेगा? फीटस को इरिटेट करेगा, फीटस इरिटेट होगा तो फीटस का हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा, उसकी वजह से फीटस का एड्रिनल एक्टिवेट होगा, उसकी वजह से प्लेसेंटा एक्टिवेट होगा, उसकी वजह से टाइम से पहले डिलीवरी हो जाएगी। मतलब या तो हो जाएगा एपीएच, ब्लीडिंग कर देगा, या एबॉर्शन करवा देगा। तो ये दोनों क्या करवा सकते हैं? एपीएच करवा सकते हैं या एबॉर्शन करवा सकते हैं। धुआं धुआं कर दिया ना? समझ में आया ना? देखो आएगा, धीरे धीरे समझ में आता है, एकदम नहीं आता। हाँ, हैप्पी दीपावली टू ऑल। थैंक यू सो मच। प्लेसेंटा खत्म होने के बाद अपन पढ़ेंगे एमनियोटिक फ्लूइड, वो पूरा करने के बाद ही हम क्लास खत्म करेंगे, कुछ भी हो जाए। बीच में चूं चपट किया ठीक नहीं होगा। और इस बात की पूरी गारंटी है कि उसका सिलेक्शन हो सकता है जिसने क्लास नोट्स याद कर लिए अच्छे से, उसके बाद एमसीक्यू, जिसने क्लास नोट्स याद कर दी वो अपने आप ही एमसीक्यू निकालेगा, क्योंकि उसको मोटिवेशन आ जाएगा, लाइफ में डिसिप्लिन आ जाएगा। तो पहला स्टेप होता है क्लास नोट्स, उसके बाद में अपने क्वेश्चन निकालने होते हैं। तो आप जी रुक जाओ, मैं अभी बोलता हूँ, रुको अभी बोलता हूँ। बताओ किसको फॉर्म करूं, बोलो आप। मोदी जी को करूं, अमित शाह जी को, किसको करूं बताओ? जो भी है, फोन करता हूँ। तुम तो लिखो, तुम्हारे क्या है? कोई कोई आएगा पक्का। हो गया डन। प्लेसेंटा किसका बना होता है? प्लास्टिक का। अरे मेम्ब्रेनियस होता है, प्लास्टिक का बना होता है। मेम्ब्रेनियस मतलब कोई ना कोई कोटिलेडोन है, फीटल टिश्यू है 80%, 20% मैटरनल टिश्यू है, पढ़ा था ना हमने। तो अगर बाई चांस प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन ज्यादा हो जाए, मतलब प्लेसेंटा बड़ा हो जाए, तो हम उसका दूसरा नाम क्या देते हैं? प्लेसेंटा मेम्ब्रेनियस। क्या बोलते हैं? तो 30 मैं याद करवाने के लिए तरीके ढूंढ रहा हूँ, आगे मेरे को कोई मकसद नहीं, मैं चाहूँ तो जैसे लिखा है वैसे लिखवा दूं। तो 4 पढ़ लिया हमने प्लेसेंटा की नॉर्मल, पांचवी है कि अगर बाई चांस किसी फीमेल में नॉर्मल से ज्यादा प्लेसेंटा होता है उसको क्या बोलते हैं? अच्छा, आपने एक नाम पढ़ा होगा डिफ्यूजन, नाम सुना होगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का हिंदी में मतलब होता है फैलना। क्या होता है? अच्छा, आपको एक सवाल पूछूं छोटा सा। एएसटी इंजेक्शन होता है, एएसटी इंजेक्शन नाम सुना है? वो इंट्राडर्मली क्यों करते हैं? वो इंट्रा सबक्यूटेनियस नहीं करते, वो आईवी नहीं करते, वो आईएम नहीं करते, वो इंट्राडर्मली क्यों करते हैं? उसका आंसर छुपा है इसमें। एएसटी तो नाम सुना होगा ना? वो इंट्राडर्मल ही क्यों करते हैं? एपिडर्मिस के नीचे क्यों लगाते हैं? वो बॉडी के अंदर और क्यों, डीप क्यों नहीं लगाते? आपको बताया, पिछली बार आपने बता दिया इसका आंसर, इसके अलावा कोई बताओ। मैंने पूछा था, मुझे याद है 3-4 महीने पहले। जिसको पता होता है वो अंदर से अलग स्माइल आती है, आई नो वेरी वेल, ऐसे ऐसे। तो और कोई बताओ, बताओ देखो कोई। एएसटी इंट्राडर्मल इसीलिए करते हैं, इट डिफ्यूज वेरी स्लोली।
ये हमारी बॉडी में इंट्राडर्मल सबसे धीरे फैलता है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में सबसे लेट जाता है। तो बाई चांस रिएक्शन भी हो गया तो पेशेंट मरेगा नहीं। सिर्फ क्या होगी, वहां पे रेडनेस होगी, इंड्यूरेशन होगा, स्वेलिंग होगा, मरीज को लोकल साइन आएंगे। आईवी कर दिया फिर क्या है, जय माता दी, कुछ नहीं। उसके बाद आईवी एसटी कर दिया, फिर एसटी क्या हुआ, वो तो बॉडी में चला गया, फिर काम हो गया। गांव में कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, एसटी 10 ml में इंजेक्शन डाइल्यूट करते हैं, 1 ml लगा के छोड़ देते हैं। अरे बेवकूफो, जो रिएक्शन 1 ml में होगा वही 10 ml में होगा, हो गया। तो वो बोलते हैं 1 ml में कुछ होगा तो पता चल जाएगा। मैंने कहा फिर कुछ पता नहीं चलेगा, 1 ml और 10 ml उतना ही है, बॉडी के अंदर चला गया फिर उतना ही है। इंट्राडर्मल तो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन इतना जाता नहीं है। तो प्लेसेंटा मेम्ब्रेनियस का मतलब होता है लार्ज, और जब लंबा होगा तो सीधी बात है पतला हो जाएगा। तो लार्ज एंड थिन प्लेसेंटा का दूसरा नाम क्या है, मेम्ब्रेनियस प्लेसेंटा, या फैला हुआ प्लेसेंटा। फैला हुआ मतलब डिफ्यूज, डिफ्यूज। बस इतना ही सवाल आता है, लंबा चौड़ा नहीं आता। इसका मीनिंग पता हो तो हमारा 1 नंबर सही हो जाता है, पता नहीं हो तो 1.33 चले जाता है। एक तो ये जाता है, और ये गलत होता है तो कोई दूसरा लेके जाता है। फिर भाई वो तो दूसरा लेके जाएगा ना, सीधी बात। हाँ, सही बोला क्या। तो जितना पढ़ा है उतना याद होना कंपलसरी है। फिर वो बोलोगे खान साहब जैसे 18 महीने, 6 महीने आधार कार्ड नाम जुड़वाने गया था, फिर थोड़ी देर बाद याद आया मैं पैन कार्ड भी बोल दूं ठीक रहेगा। कल यहाँ पे मुर्गा बनूंगा मैं, मेरे को शर्म नहीं आती। बाहर चाहे कुछ कर लेना, जो होगा देखा जाएगा। यहाँ तो मैं हूँ। लिख लिया। और ये तो सबको पता है, प्लेसेंटा 80% फीटल पार्ट से बनता है। तो ज्यादा बड़ा होगा तो पीछे रह जाएगा। तो ज्यादा बड़ा होगा तो दो कंडीशन होगी, देखो ये यूट्रस है, प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन अपर पार्ट में होना चाहिए, लोअर पार्ट में। अगर किसी कंडीशन में लोअर पार्ट में इम्प्लांट हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। उनको जाके एक बार बोलना कि ये तो बहुत ज्यादा आ रही है हमारे। तो अगर प्लेसेंटा यहाँ पे इम्प्लांट हो जाए तो नॉर्मल प्लेसेंटा है। तो अगर बड़ा होगा तो इतनी जगह लेगा नहीं, ये ज्यादा जगह घेरेगा। तो प्लेसेंटा लोअर यूट्राइन सेगमेंट में थोड़ा बहुत इम्प्लांट हो गया, इसका मतलब जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट होता है उसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया। वो हम आगे पढ़ेंगे। और ज्यादा बड़ा होगा, हो सकता है उसका कुछ पार्ट पीछे रह सकता है, पीछे रह जाएगा, तो ये पीपीएच कर सकता है, रिटेंड प्लेसेंटा हो सकता है। बस सिंपल। प्लेसेंटा प्रीविया पूरा पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, पूरी एक क्लास लेंगे पढ़ने के लिए, इसलिए घबराना नहीं, पूरा पढ़ने वाले हैं। गुस्सा नहीं करना है ना, अच्छी बात नहीं है। कल सबको सबको जुकाम होने वाला है, तो इसको बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। हाँ, आगे बढ़ूंगा क्या, बोल जाओ। आगे बढ़े, खुद ऐसे बताया हुआ है, 1 लीटर मैंने पढ़ा चुका हूँ इसलिए ज्यादा यहाँ समझाने की जरूरत नहीं। अब आता है बाई लोबेट प्लेसेंटा, लिख लिया था क्या, लिख लिया था ना। बाई लोबेट का मतलब होता है इक्वल इक्वल टू लोब, कुछ याद ही नहीं रखना। प्लेसेंटा के 2 लोब हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, याद नहीं करना, खत्म हो गया टॉपिक। बाई लोबेट प्लेसेंटा, बाई लोबेट का मतलब क्या है, ऑल्सो नोन एज बाई पार्शियल प्लेसेंटा, या प्लेसेंटा डुप्लेक्स। आजकल नई नई टेक्नोलॉजी में लोग मकान बनाते हैं तो डुप्लेक्स बोलते हैं। वो डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है, डबल वाला। प्लेसेंटा की 2 इक्वल इक्वल, डुप्लेक्स का मतलब होता है नीचे वाला फ्लोर भी उतना ही है जितना ऊपर वाला फ्लोर है, उसको हम डुप्लेक्स बोलते हैं अपनी टर्मिनोलॉजी में, आर्किटेक्ट की टर्मिनोलॉजी में। तो प्लेसेंटा डुप्लेक्स बोल सकते हैं, प्लेसेंटा बाई पार्शियल बोल सकते हैं, 2 लोब हो सकती है, कई बार ज्यादा भी हो जाए तो उसको बोल देते हैं मल्टी लोबेट। क्योंकि आपको पता है कि हम एब्नॉर्मलिटी ऑफ प्लेसेंटा पढ़ रहे हैं, तो प्लीज ऐसा मत बोलना सर, ऐसा होता थोड़ी है, डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, रेयर होता है बट हो सकता है। सही तो है, याद होना चाहिए, वो कैसे भी हो, चाहे देसी हो, मारवाड़ी हो, इंग्लिश में हो, पंजाबी हो, अरेबियन हो, याद होना चाहिए। रुक जा रहे हैं, आगे बढ़ूंगा मैं। हम्म, बोलो, बोलो ना। तुम्हें इतना टाइम लगता है क्या लिखने में, मुझे बहुत ज्यादा डस्ट आ रही है, थोड़ा बहुत उनको ऊपर नीचे भेज दो कहीं, मतलब सब जनों को जुकाम हो रहा है, यहाँ तक घुस गया है जुकाम। हैं? हैं? उनको बोलोगे मतलब आवाज डस्ट निकलती है ना, थोड़ी देर उनको उनको नीचे का काम नहीं है क्या, और यही थोड़ा बहुत उनको बोलो, वो ऐसे करते हैं ना, चलाते हैं ना, तो वहां से वो निकलता है, मसाला इधर आता है। सजा तो लगा रहे हैं, बट सजा थोड़ी देर और लगाओ ना। सर को पूछो कहीं और कुछ काम है क्या, थोड़ी देर क्योंकि बच्चों का सबका डैमेज हो जाएगा नैरो फेरिंग्स। कितने यहाँ तक आ रही है, इससे आगे बाप रे। चुप रहो। अब आता है प्लेसेंटा फेनिस्ट्रेटा। आपने एंडोट्रेकियल ट्यूब पढ़ा, आपने ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब पढ़ा। ट्रेकियोस्टोमी सबने पढ़ाई, जैसे बोला एक होती है हॉल वाली, एक होती है बिना हॉल वाली। हॉल वाली को क्या बोलते थे, फेनिस्ट्रेटेड ट्रेकियोस्टोमी। बस कोरिलेट करो, प्लेसेंटा के बीच में क्या हो गया,
या तो हो गया ऑल, या हो गया एकदम बीच में से एकदम दिखने वाला जैसा, तो एकदम बीच में से खाली खाली, इन विच ए पोर्शन ऑफ द प्लेसेंटा टिश्यू इज थिन, या तो थिन हो गया या एब्सेंट हो गया, उसको हम क्या बोल देते हैं, फेनिस्ट्रेटा। कितना सिंपल है, एकदम सिंपल है ना मैम, सिंपल। थैंक यू। तो हो गया क्या, सेट हुआ मामला। अच्छा, इसीलिए मैं बहुत वो चल रहा है कम्युनिकेशन। आगे बढ़ो, हो गया ना, आगे बढ़ो। एक मूवी आई थी फुकरे, देखी थी, जो चवन्ने लड़के होते हैं ना, उस टाइप की मूवी थी वो, है ना। इसमें भी यही है, प्लेसेंटा इम्प्लाई के चवन्ना प्लेसेंटा, चवन्नी क्लास प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको हम बोलते थे कोड के ऊपर, उसको बोलते थे वाल्टन जेली। क्या बोलते थे, एक जैसे कोई बंदा एकदम मस्कुलर, ऐसे बाइसेप्स ये ट्राइसेप्स ऐसे एब्स निकले हुए, वो तो बहुत अच्छे लगता है। एक मेरे जैसा माल न्यूट्रिशन, तो दोनों में से जो मस्कुलर होगा वो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मस्कुलर का मतलब होता है कि उसके ऊपर अच्छी सी वाल्टन जेली है, और जिसके ऊपर नहीं हो वो एकदम डंडी, तो दिस इज कॉल्ड डंडी प्लेसेंटा। डंडी प्लेसेंटा का मतलब ये होता है प्लेसेंटा के ऊपर से वाल्टन जेली एब्सेंट हो जाए, कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, उसको तो बोलते थे हम लोग फाल्स नोट। क्या बोलते थे, और कम हो जाए तो उसको बोलते हैं फुरकेट प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, उड़ जाए हवा में फुर, तो उसको बोलते हैं फुरकेट प्लेसेंटा। इंसर्शन साइज तो नॉर्मल है, लेकिन अगर वाल्टन जेली थोड़ी सी कम हो जाए तो उसको बोलते हैं फुरकेट प्लेसेंटा, फुर हो सकता है। तो ये भी याद हो गया, बस याद होना चाहिए और कुछ नहीं, बाकी मुझे क्या करना। जो जो क्लास में नहीं आए ना, उनको बोल देना फुरकेट करो, याद देके, फेनिस्ट्रेटा, फुरकेट, बाइलोबेट, बाइपार्शियल्स, एक्स्ट्रा कोरियोल, सर्कमवेलेट, स्पूरिया, वासापेविया, है, आपके लिए तो इजी हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, जय हो। मैं आगे बढ़ सकता हूँ, डन। चुप रहो रे। हाँ, डन, लिख लिया ना। रिंग शेप प्लेसेंटा, उसको बोलते हैं हॉर्स शू शेप प्लेसेंटा, घोड़े के पैर जैसी प्लेसेंटा। घोड़े का पैर भी ऐसा ही होता है, रिंग जैसा होता है, इस टाइप का कुछ होता है ना। वो घोड़ा दौड़ता है, उसके पैरों में वो क्या लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नाल, जो भी, ताकि वो पैर घिसे नहीं उसके, टक 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 ऐसे आवाज आती रहती है, नाल फिट होती है, वो भी शेप की होती है। इसमें भी प्लेसेंटा ऐसा हो जाता है, हॉर्स शू शेप या रिंग शेप प्लेसेंटा, बस। इस फिंगर को रिंग फिंगर क्यों बोलते हैं, तो इसमें रिंग नहीं पहन सकते, इसमें नहीं पहन सकते, इसमें नहीं पहन सकते, यहाँ भी पहन सकते हैं, कुछ कुछ लोग यहाँ भी पहनते हैं, कुछ कुछ लोग नाक के बीच में भी पहनते हैं। हाँ पहन, हाँ, तो इसी को रिंग फिंगर क्यों बोलते हैं, राहुल बताएगा। राहुल प्लीज टेल मी व्हाई इट्स कॉल्ड रिंग फिंगर, अदर फिंगर आर नॉट अ फिंगर। अच्छा, तू कहा कौन से शुभ काम में यूज करता है इसको, इसको कौन से एक अंगुली ऐसे ऊंची करके दिखा, चल दिखा, दिखा कहाँ हो तो तेरा, इसको कैसे कौन से शुभ काम में यूज करते हैं भाई, कौन से शुभ काम में यूज, हाँ हाँ, अच्छा इससे, हाँ ये वेरी गुड, वेरी गुड पॉजिटिव एनर्जी के लिए, हाँ ये बात बोलना, तिलक के लिए बहुत बढ़िया बात। और तो इसको मैं तो कहता हूँ रिंग फिंगर क्यों बोलते हैं, तिलक से रिंग का क्या लेना देना है, बता। ऐसा थोड़ी है कि रिंग फिंगर नाम पड़ा है, उसके पीछे कोई वजह होगी ना, ऐसे पड़ गया वजह भाई, पूजा से रिंग फिंगर का तो लेना देना नहीं है, बताओ प्लीज, नहीं पता, कोई बताएगा, मैम बताओ। बेट बेट रुको, कोई बढ़िया जवाब है, क्या हार्ट से जुड़ी होती है, ये हार्ट से जुड़ी है, और बाकी वालों का हार्ट से नहीं हो, बाकी वालों का वीनस ड्रेनेज हार्ट में नहीं जाता, ब्लेडर में जाता है, कहा जाता, भाई सबका वीनस ड्रेनेज हार्ट में ही तो जाता है, बचपन से ये सुना है, तो कोई 55 वाला है, कौन बताएगा, और है, इसमें ज्यादा ब्लड सप्लाई और ज्यादा नर्व दोनों, कोई तो आंसर दो, ऐसा थोड़ी। अच्छा, ब्लड शुगर इसी से करते हैं, तो कुछ तो आप तो रीजन बताओ, ऐसा कुछ नहीं है, देखो ब्लड शुगर इसे क्यों करना है, इसके पीछे तो वजह है, क्योंकि इस फिंगर में आप सबको टच करके देख लो, इसमें नर्व सेंसेशन दूसरी फिंगर के कंपैरिजन में कम होते हैं, मतलब नर्व रैप्चर बार बार क्लिक करोगे तो नर्व रैप्चर होने के चांसेस कम होते हैं,
और ऐसा बोलते हैं कि सब में ब्लड सप्लाई होती है, लेकिन इसकी वास्कुलरिटी दूसरी फिंगर के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। तो इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि ब्लड शुगर इससे करना चाहिए ताकि सही ब्लड रिजल्ट आएगा, कि जो रियल बॉडी में जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन यहाँ तक अच्छा होता है तो आएगा, और नर्व सप्लाई कम होती है। मेन रीजन तो ये, ताकि नर्व डैमेज होने के चांसेस कम रहते हैं। तो फिर लोगों ने बोला चलो भाई मान लेते हैं कि ब्लड सप्लाई इसमें थोड़ी ज्यादा अच्छी है, तो दिल का रिश्ता है जरा संभाल के, तो इसमें पहना देते हैं, तो इसलिए इसमें पहनते हैं, ऐसा बोलते हैं। और ब्रेन तो दिमाग है, जब जब दिमाग की चली है काम खराब ही हुआ है। भाई दिल के मामले में दिमाग की नहीं चलनी चाहिए, इसमें नर्व सप्लाई थोड़ी कम होती है और ब्लड सप्लाई थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए रिंग फिंगर इसमें पहन लेते हैं। ठीक है, चलो मेरे को नहीं पता, मैं तो ऐसे तुक्का मारा। अब आता है एमनियोटिक फ्लूइड्स। तुक्का नहीं, सही बोला है, तुम्हें तुक्का लग रहा है। हाँ, एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में मुझे कुछ बताओ देखो प्लीज। देखो एमनियोटिक फ्लूइड में 7 चीजें पढ़ेंगे। पहले इसके फीचर, दूसरा इसका कॉम्पोजिशन, तीसरा इसका प्रोडक्शन, चौथा इसका फंक्शन, फंक्शंस, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। एमनियोटिक फ्लूइड का लेबर में क्या रोल है, मतलब क्यों करते हैं, जांच क्यों करते हैं, कम हो जाए तो क्या होगा, ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, किस फीमेल को ज्यादा होगा, किस फीमेल को कम होगा, ये थोड़ा थोड़ा बेसिक, हालांकि छोटे तो बाद में पढ़ेंगे, पॉली और ऑलिगो, ये इतनी बातें हैं। पहला है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। कोई बताएगा एमनियोटिक फ्लूइड के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है? एक एक करके 7 पॉइंट है, और नॉन साइड का कोई ऐसा पेपर नहीं है आज तक का कि एमनियोटिक फ्लूइड में से क्वेश्चन नहीं आया हो, और एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आ सकता, इस बात की गारंटी है। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आ सकता जो टॉपिक हमने पढ़ा होगा कभी भी, ये गारंटी है। गारंटी का मतलब समझते हो? शर्त यही है कि आपने हमारी क्लास नोट्स पढ़ने के अलावा घर जाके एमसीक्यू सॉल्व मॉस पीपीआर सॉल्व की कि नहीं की। अगर की है, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आ सकता, कभी नहीं, आज नहीं, आज से 5 साल बाद भी नहीं आ सकता। दिक्कत यह है कि हम खिचड़ी बना देते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है हो गया, पढ़ लिया ना, नहीं उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा सब याद करना पड़ेगा, तब सेट होगा। तो सबसे पहला है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। कोई बताएगा मुझे एमनियोटिक फ्लूइड के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या होते हैं? जिस जिस पॉइंट में वैसे वैसे बताओ, देखिए कोई आप में से कोई मैम नहीं, उधर दोनों नहीं, नहीं नहीं नहीं, यस कौन है फिर, कोई यस है, अच्छा आप, वेरी गुड। हाँ देखो, ये बोलते हैं डिसिप्लिन। हाँ, जोर से बोलना, पहली शर्त यह है जोर से बोलना। देखो पहले अपने वहां फीचर्स के बारे में स्टार्ट करना, इसका दूसरा नाम क्या है, स्टार्ट यहां से करेंगे। वेरी गुड, आप खड़े रहना है, ठीक है। लिक्वर एमिनी, ऑल्सो नोन एज लिक्वर एमिनी। अच्छा और बताओ, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? ये बहुत ज्यादा पानी जैसा होता है, 1.010। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.0। यूरिन की कितनी होती है? 1.010 टू 1.025। इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है? इसकी ऑस्मोलैरिटी 250 मिली ऑस्मोल पर लीटर। और कुछ? इसका कलर नॉर्मल, यार क्या बात है, स्ट्रो कलर होता है, कलर लेस होता है, मतलब है ना, सीरियस बोल सकते, स्ट्रो बोल सकते हैं, लगभग लगभग। इसका आपने एक और बताया पीएच, एल्केलाइन। एल्केलाइन की डेफिनेशन क्या होती है? मोर देन 7। तो मैं लिखूं 7.2 के अराउंड होता है एल्केलाइन। इसीलिए एक आप पढ़ोगे प्रेगनेंसी में निट्राजिन टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट? निट्राजिन टेस्ट। निट्राजिन टेस्ट किसके लिए करते हैं? पीएच का पता लगाने के लिए करते हैं। एक पेपर आता है, आपने पढ़ा होगा 8वीं क्लास में, लिटमस पेपर, नाम सुना किसी ने? एक कोई सीक्रेशन लेते हैं कोई भी अपन, उस पेपर के ऊपर डालते हैं, अगर कलर ब्लू हो जाता है इसका मतलब वो जो सीक्रेशन डाला है वो एल्कलाइन है। तो हम क्या करेंगे, फीमेल को इलेक्ट्रॉनिक पोजीशन पे लेटा के कफ करवाएंगे, फिर उसका जो सीक्रेशन आएगा उसको हम क्या करेंगे, पेपर पे डालेंगे। अगर कलर ब्लू आ गया इसका मतलब ये सीक्रेशन किसका है? एमनोटिक फ्लूइड का है। तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना, ब्लू कलर नहीं आना चाहिए नॉर्मल प्रेगनेंसी में, ब्लू कलर इज एबनॉर्मल, क्योंकि एमनोटिक फ्लूइड लीकेज होना चाहिए क्या प्रेगनेंसी में? नहीं होना चाहिए। अगर कलर ब्लू नहीं हुआ इसका मतलब सीक्रेशन एसिडिक है, और वैजिनल सीक्रेशन कैसा होता है? एसिडिक, नॉर्मल है। अगर कलर ब्लू हो जाता है तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। तो एक आपने पीएच बता दिया, एक कलर बता दिया नॉर्मल, लिक्विड एमिनी बता दिया, सेंसिटिविटी बता दिया, अब कंपोजिशन के बारे में बताओगे। 99% इसमें वाटर होता है। कितना परसेंट वाटर होता है? 1% इसमें सॉलिड होता है। सॉलिड कितना? और आप पढ़ते आए हो, चाहे आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, चाहे आपने 10th 11th में पढ़ी है, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक। तो हमेशा सॉलिड कितने टाइप का होता है? एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। ठीक है, बात भी ठीक है। अब आता है प्रोडक्शन। इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, कौन बताएगा? अच्छा, प्रोडक्शन में मेजर रोल किसका है? फीटल का, फीटल यूरिन का। मदर यूरिन का मेन रोल नहीं है, मेन रोल किसका है? फीटल यूरिन का। तो जब तक फीमेल 12 वीक की प्रेग्नेंट होती है तब तक उसके पूरे यूट्रस में ओनली 50 ml एमनियोटिक फ्लूइड होता है। तो वो कहां से बना? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ मेटरनल प्लाज्मा। मतलब मदर की जो एंडोमेट्रियम है वो थोड़ा थोड़ा बना के सीक्रेट करती है, क्योंकि आपको पता है प्रेगनेंसी में हाइपरवोलेमिया होता है। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का डेफिनेशन क्या है? हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ सॉल्यूशन का जाना। तो मदर में ज्यादा होगा, थोड़ा बहुत एमनियन की वजह से, थोड़ा बहुत मेटरनल डेसिडुआ की वजह से आ जाता है। तो पूरे 12 वीक में ओनली 50 ml आता है। लेकिन बाद में ऐसा क्या होता है कि बढ़ जाता है, फीटल यूरिन एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा बनाता है। तो जब 20 वीक तक जाएगी तब तक 400 हो जाएगा, और जब वो 36 से 38 वीक तक जाएगी लगभग 1 लीटर हो जाएगा, और 40 वीक पे 600 से 800 ml, और पोस्ट में धीरे धीरे निकल जाता है तो 200 बचता है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है कि मेजर कंटेंट क्या होता है एमनियोटिक फ्लूइड का? फीटल यूरिन। इसीलिए 12 वीक के बाद में ज्यादा बढ़ता है। दूसरी बात, एक एट टर्म पे कितना होता है? 1 लीटर नहीं बोलना, एट टर्म का मतलब होता है 40 वीक। एट टर्म से बोलना है 600 से 800। एट टर्म से जस्ट पहले 1 लीटर बोलना, कितना? और पोस्ट 40 वीक एट टर्म से बोलना है 600 से 800। एट टर्म से जस्ट पहले 1 लीटर, 1 लीटर नहीं का फीटल यूरिन। इसीलिए 12 वीक के बाद में ज्यादा बढ़ता है। दूसरी बात,
एक एट टर्म पे लगभग 1 फीटल की वजह से होता है। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का डेफिनेशन क्या है? हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ सॉल्यूशन का जाना। तो मदर में ज्यादा होगा, थोड़ा बहुत एमनियन की वजह से, थोड़ा बहुत मेटल डेसिडुआ की वजह से आ जाता है। तो पूरे 12 वीक में ओनली 50 ml आता है। लेकिन बाद में ऐसा क्या होता है कि बढ़ जाता है, फीटल यूरिन एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा बनाता है। तो जब 20 वीक तक जाएगी तब तक 400 हो जाएगा। और जब वो 36 से 38 वीक तक जाएगी लगभग 1 लीटर हो जाएगा। और 40 वीक पे 600 800 ml और पोस्ट में धीरे-धीरे निकल जाता है तो 200 बचता है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है कि मेजर कंटेंट क्या होता है एमनियोटिक फ्लूइड का, फीटल यूरिन। इसीलिए 12 वीक के बाद में ज्यादा बढ़ता है। दूसरी बात, एक एट टर्म पे कितना होता है? 1 लीटर नहीं बोलना। एट टर्म का मतलब होता है 40 वीक। एट टर्म पे बोलना है 600 से 800। एट टर्म से जस्ट पहले 1 लीटर बोलना। कितना? और पोस्ट टर्म ओनली 200 टू 300। पोस्ट मैच्योरिटी में क्या ये बात समझ में आ गई? फंक्शन 4 है इसके काम। फंक्शन कितने हैं? पहला, आप कभी स्विमिंग पूल गए? गए ना? नहीं गए? मैं भी नहीं गया। मैम बैठो। स्विमिंग पूल नहीं गए ना? क्यों, क्या हुआ? स्विमिंग पूल में क्या गड़बड़ है? आप ये लड़के लोग गए। देखो स्विमिंग पूल क्या है? एक खड्डा है, उसके अंदर पानी है। बस ऐसा मान लो एक खड्डा है, उसके अंदर पानी है। अगर बाई चांस खड्डे में पानी नहीं होता और आप मान लेते कि पानी है और आप कूदते अंदर, आपके गोडे टूटते नहीं टूटते? अरे इंजरी होती कि नहीं होती? तो अगर ये बेबी का स्विमिंग पूल है, सीधा मान लो बेबी का क्या है? स्विमिंग पूल। अगर स्विमिंग पूल में पानी नहीं होगा, अगर स्विमिंग पूल में पानी नहीं होगा तो बेबी को इंजरी होने के चांसेस नहीं है। अगर स्विमिंग पूल में पानी, आप कूद तो गए, फिर आप तैरोगे क्या? पानी आई नहीं, तो इसका मतलब तो इसका क्लू क्या करवाता है? मूवमेंट, प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी। इसका मतलब आप तैरोगे तो आपको दीवारों के लगेंगे नहीं बची। इसका मतलब ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। क्या काम करता है? तो फंक्शन क्या हुए? शॉक एब्जॉर्बेंट, प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी। और और आप बैंकर स्विमिंग पूल में कौन बैंकर गर्मी में ही जाते हैं? अब जो स्विमिंग पूल में जाता है ऐसा लगता है मतलब ठंडा ठंडा लगता है। यस और नो? आपकी बॉडी कितनी भी गर्म हो आपको एक बार रिलैक्स हो जाता है। इसका मतलब आपका टेम्परेचर, इसका मतलब वो बेबी का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? मेंटेन हो जाएगा। स्विमिंग पूल में आप जाते हो, तैरते तैरते न चाहते हुए भी थोड़ा बहुत पानी तो मुंह में चला ही जाता है। फिर आपको लगता है खट्टी खट्टी कुछ आ तो रही है पानी में, कुछ मीठा मीठा लग तो रहा है। क्या उस पानी की एनर्जी से आपकी पूरे दिन की कैलोरी की डिमांड पूरी हो सकती है क्या? लेकिन मिलता तो है भाई, एक आधा परसेंट मिलता तो है। क्या उससे पूरी डिमांड पूरी हो सकती है क्या? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि एमनियोटिक फ्लूइड में थोड़ा बहुत ग्लूकोज होता तो है, लेकिन वो बेबी के लिए सफिशिएंट, तो इसको बोलते हैं नेग्लिजिबल न्यूट्रिशन कंटेंट। मतलब कितना होता है? ओनली 20 mgdl ग्लूकोज होता है। ये क्वेश्चन आया कि एमनियोटिक फ्लूइड में कितना ग्लूकोज होता है? 20 mgdl। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि एमनियोटिक फ्लूइड में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? ग्लूकोज। कितना? 20। और क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि कौन कौन से फंक्शन एमनियोटिक फ्लूइड के है? ऑप्शन बताओ। पहला शॉक अब्जॉर्बेंट, बी प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी, सी टेम्परेचर बैलेंस, ऑप्शन डी न्यूट्रिशन, ऑप्शन ई ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि न्यूट्रिशन अब तो हटाने वाला है ही नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा बहुत भी आ रहा है ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को ऑप्शन सेम, क्वेश्चन चेंज। निम्न में से कौन सा फंक्शन एमनियोटिक फ्लूइड का नहीं है? शॉक अब्जॉर्बेंट है, प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी, और क्या था? टेम्परेचर मेंटेन है, प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी भी है, न्यूट्रिशन। तो जब आ जाए कौन सा नहीं है तो न्यूट्रिशन नहीं है, न्यूट्रिशन फंक्शन प्लेसेंटा का है। और जब आ जाए कौन सा है? ऑल ऑफ द अबव, सब है। समझ में आया क्या? अब आप इंटेलिजेंट हो। फिर आता है नॉर्मल वॉल्यूम, 12 वीक पे 50, 20 वीक पे 400, 36 लिखवाऊंगा पूरा, तुम यही लिखने में बैठो, ये समझाने के लिए। 36 से 38 वीक पे 1 लीटर, एट टर्म 40 वीक पे 600 से 800, पोस्ट टर्म मतलब 42 वीक के बाद 200 टू 300। समझ में आ गया? अब आता है एबनॉर्मल कलर। क्या आता है? एबनॉर्मल कलर। नॉर्मल कलर कैसा होता है? स्ट्रो कलर। स्ट्रो के साथ में जब फीमेल नियर टर्म जाती है तो हल्का सा टर्बिड हो जाता है। क्या हो जाता है? क्यों होता है? क्योंकि फीटस की बॉडी के ऊपर एक व्हाइट चीजी चीजी सब्सटेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं? वर्निक सीओसा या केसीओसा, जो भी बोलते हो आप। जब बेबी मैच्योर होता है तो उसकी बॉडी से वो झड़ने लगता है। झड़ के कहां जाएगा? भाई आप स्विमिंग पूल में तैरने जाओगे तो आपकी बॉडी के ऊपर जो मैल है वो कहां जाएगा? स्विमिंग पूल में। कुछ लोग बोलते हैं हमारा तो मैल है नहीं। आपके नहीं हो सकता, किसी के तो हो सकता है। तो वो फिर आप बाद में जाओगे वो मैल आपके टच होगा कि नहीं होगा? होगा। इसलिए स्विमिंग पूल में हर बात फ्रेश पानी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मीनिंग ही वही है, कहां से आएगा? तो बेबी जब मैच्योर होने लगता है तो उसकी बॉडी से क्या निकलता है? वर्निक केसियोसा। तो वर्निक केसियोसा हल्का सा थोड़ा क्लाउडी होता है। तो स्ट्रो के साथ में क्या जुड़ जाता है टर्म पे? स्लाइट टर्बिडिटी। ठीक है, ये तो नॉर्मल है। अब एबनॉर्मल कलर सुनो। मटर देखिए, किसी ने मटर, मटर का सूप बनाते हैं, कैसे कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। सबको ही पता है ग्रीन कलर, तो लेकिन ग्रीन ऑप्शन में नहीं होगा। इस बार ऑप्शन में क्वेश्चन आएगा, पी सूप एमनियोटिक फ्लूइड कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है? फीटल डिस्ट्रेस। जब फीटल, देखो ऐसा क्यों? जब किसी फीटल को डिस्ट्रेस होगा तो फीटल स्टूल पास करेगा। और फीटस का पहला स्टूल ग्रीन कलर का होता है। और उस फीटल के स्टूल को मिकोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मिकोनियम कैसे कलर का होता है? ग्रीन कलर। तो बेबी को स्ट्रेस होगा, बेबी स्टूल पास करेगा, स्टूल किसमें जाएगा? एमनियोटिक फ्लूइड में। उस स्विमिंग पूल में, स्विमिंग पूल का कलर देखोगे कैसा होगा? ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर किसमें देखने को मिलता है? फीटल डिस्ट्रेस। ग्रीन का मतलब पी सूप। समझ में आया क्या? दूसरा, अगर बाई चांस अंदर फीटस की डेथ हो गई, फीटस की क्या हो गई? फीटस की डेथ हो गई, तो बताओ क्या फीटस में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है? नहीं हो रहा। तो फीटस की ब्लड हीमोग्लोबिन कुछ काम कर रही है? नहीं। तो जितनी बची हुई है वो एमनियोटिक फ्लूइड में देखने को मिल सकती है बाई चांस, तो उसको बोलते हैं ओल्ड हीमोग्लोबिन की वजह से। कैसे हीमोग्लोबिन की वजह से? उसका कलर, तंबाकू देखा, तंबाकू उसका जूस बनाते हैं, ब्राउन कलर का बनता है। कैसे कलर का बनता है? तो या तो बोल दो ब्राउन कलर, या बोल दो तंबाकू जूस कलर, या ओल्ड हीमोग्लोबिन। कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है? इंट्रा यूटेराइन डेथ या
मिस्ड एबॉर्शन, एक ही बात है। मिस्ड एबॉर्शन का मतलब क्या होता है? फीटस की डेथ हो गई। इंट्रायूटेराइन डेथ का मतलब क्या होता है? फीटस की डेथ हो गई। बस सत्य है, अगर 22 वीक से पहले डेथ होती है तो हम उसको मिस्ड एबॉर्शन बोलते हैं, और बाद बाद में होती है उसको हम आईयूडी बोलते हैं। समझ में आई क्या? तो मिस्ड एबॉर्शन, मिस्ड एबॉर्शन का मतलब जिसमें फीटस की डेथ हो जाए उस एबॉर्शन को क्या बोलते हैं? मिस्ड एबॉर्शन। यूट्रस के अंदर फीटस की डेथ हो जाए बिफोर 22 वीक इज कॉल्ड मिस्ड एबॉर्शन। मिस्ड हो गया मतलब अंदर डेथ हो चुकी है। और आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डेथ, दोनों में कैसे कलर का मिलेगा? टोबैको जूस, ब्राउन कलर। समझ में आ गया? तीसरा, आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी। कौन सी इनकॉम्पेटिबिलिटी? आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? मदर आरएच नेगेटिव, मदर आरएच नेगेटिव, मदर आरएच पॉजिटिव है तो कभी भी आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी नहीं होगी। मदर आरएच नेगेटिव, बेबी आरएच पॉजिटिव, उसकी वजह से हीमोलाइटिक एनीमिया होता है, उसकी वजह से गोल्डन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलता है। कौन से कलर का? सोने जैसा, सोना गोल्ड वाला। ठीक है, गोल्डन कलर एमनियोटिक फ्लूइड सीन इन आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी। और आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है आरएच नेगेटिव मदर, आरएच पॉजिटिव बेबी। हमेशा इंजेक्शन भी आरएच जीओएफ इसी में लगता है। जब भी मदर आरएच नेगेटिव होगी तो इंजेक्शन लगेगा, आरएच पॉजिटिव में लगाने की जरूरत नहीं होगी। नंबर 4, अगर मदर को 42 वीक से ज्यादा हो गया है, प्रेग्नेंट हुए कितना हो गया है? मोर देन 40, मोर देन 40, अगर 42 वीक से ज्यादा हो गया है इसको बोलते हैं पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं? 42 वीक को डे में बताना। वेरी गुड, 290, 42 को 7 से मल्टीप्लाई करना, कुछ नहीं करना होता है, 7 से। तो आंसर आएगा, अगर फीमेल, ये क्वेश्चन आ रखा है कि पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी की डेफिनेशन क्या है? 294 या इससे ज्यादा की कोई प्रेग्नेंट हो जाए उसको बोलते हैं पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। कौन सी प्रेगनेंसी? पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, मोर देन 294 डेज। क्या ये बात समझ में आई? क्या क्लियर हुआ क्या? इसमें कौन सा एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलता है? केसरिया। कैसा? सैफरॉन, ग्रीन के साथ में येलो का कॉम्बिनेशन, ग्रीनिश येलो, उसको बोलते हैं सैफरॉन कलर। कौन सा कलर? सैफरॉन। क्या सब समझ में आ गया? क्या पूरी पूरी बात समझ में आई? क्या आधी अधूरी तो नहीं है कुछ? लिखोगे तो और आएगी। अब बचेगा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, पूरा समझाएंगे जब तक है जान। किसमें? एमनियोटिक फ्लूइड में। मेरे में क्या है? चलो, हर 3 घंटे में रिप्लेस होता रहता है। पीएच भी लिख ली, स्पेसिफिसिटी भी लिख दी, लगभग थोड़ा हाइपोटोनिक होता है इसलिए 250। ऐसे क्या? इस लाइन का मीनिंग सुनो, इट बिकम हाइपोटोनिक टू मेटल सीरम। हमारा या किसी प्रेग्नेंट फीमेल का प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी होती है 290 से 300, सबकी वही होती है, तो उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा हाइपोटोनिक है तो ये 250, तो कलरलेस होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत एड टर्म पे कैसा हो जाता है? कर्बिड हो जाता है हल्का सा। ठीक है, यहाँ पे लिखो, जल्दी लिखो फटाफट, लिखो लिखो लिखो। प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी कैसे निकालते? कैसे निकालते? पता है किसी को? नहीं पता? किसको पता है? कोई, एनीवन प्लीज? नहीं पता? किसी को नहीं पता? कोई तो महानुभव होगा, सब लिखने में बिजी है पूरे पूरे। उसको लगता है ये पीछे रह जाएगा। है, किसी को नहीं पता? अच्छा, हॉलीडे सगार मेथड किसको पता है? ये दो क्वेश्चन तो नॉन सेट के आने वाले हैं। मैं पता है हॉलीडे सगार मेथड? नो, हमने वो दूसरा वाला वो भी नहीं पता अभी जो पता है। यू नो हिंदी? किसी को याद नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? कुछ लोग सोच रहे हैं बट क्या करें।
लिख लिया? सही है? सही है? सही है या नहीं? सही है या गलत? गलत है? सही है? सही है गलत है बताओ देखिए? किसी को नहीं पता, कोई मतलब ही नहीं है सही हो या गलत हो, कोई मतलब ही नहीं है। प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला है कि आप एबीजी करोगे या आपके पास ब्लड रिपोर्ट होगी, पेशेंट के सोडियम कितना है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, एज इट इज फॉर्मूला में लिखना है। जितना सोडियम है उसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ लिख दिया, ब्रैकेट में बंद करना है, वरना तुम इसके साथ गलत कर दोगे। फिर जितना ब्लड ग्लूकोज है उसको 18 से डिवाइड करना है, उसको 18 से डिवाइड करना है, और फिर जितना ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है उसको 2.8 से डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करना है? 8 से। एग्जाम्पल के लिए किसी का सोडियम है 140, ग्लूकोज है 90, बीयूएन है 28, होता है नॉर्मल 8 से 20, बीयूएन नॉर्मल कितना होता है? 8 से 20। अब आप कैसे करके बताओ कितना आ रहा है? प्लाज्मा की ऑस्मोलरिटी बताना। सोडियम है 140, ग्लूकोज है 90, बीयूएन का मतलब होता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, कितना आ रहा है? कितना टाइम क्यों लगा इसमें? कुछ लगना ही नहीं चाहिए। 290, जिसका 295 आ रहा है उसका एग्जैक्ट है, कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सिंपल है। यही मैथ ऐसी तो आती मैथ। दो को दो रखो। सोडियम कितना है? बंद कर दो। ग्लूकोज कितना है? प्लस लगा, यहाँ भी प्लस लगा लो, 90 बटा प्लस लगा लो। बीयूएन कितना है? 28 बटा 2.8, 2.8, 2.8 का 20 से करोगे तो आंसर आएगा 10, इसका करोगे आएगा 5, इसका करोगे आएगा 280, तो लिखो 280 प्लस 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 290। बस इतना सिंपल है। ये फेमस क्वेश्चन है, लेटेस्ट, कभी भी आ सकता है पेपर में। आप सोचते शायद नहीं है लेकिन ये कभी भी आ सकता है। ये प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला है। अब दूसरा एक बहुत सबसे फेमस क्वेश्चन, हॉलीडे सगार मेथड। हॉलीडे पता है किसी को? वेरी गुड, पता है तभी देखते हैं, चेक करते हैं तुम्हें कितना ज्ञान है। मिटा दूं? मिटा दूं? किसके लिए होता है? फ्लूइड कैलकुलेशन के लिए होता है। पहला क्वेश्चन ये आ रहा है पेपर में कि ये किसके लिए होता है? क्या हॉलीडे सगार मेथड किसके लिए होता है? ऑप्शन ए फास्ट में खाने वाला सगार है ये, ऑप्शन बी, वैसे ऑप्शन आते हैं गंदे गंदे, फ्लूइड कैलकुलेशन के लिए होता है। इसका फॉर्मूला है, सुन लो अच्छे से। अगर किसी का वजन 1 से 10 किलो तक है, अगर किसी का वजन 1 से 10 किलो तक है तो उसके लिए होता है 100 ml पर केजी पर डे, 100 ml पर केजी। अगर किसी का वजन 11 से 20 किलो होता है तो उसके लिए होता है 50 ml पर केजी पर डे। अगर किसी का वजन 20 किलो से ज्यादा होता है, कितना ही हो जाए, 20 से लेके 1000 पीस हो जाए, उसके लिए 20 ml पर केजी पर डे। इस हॉलीडे सगार मेथड को 4 to 1 मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये 4 to 1 मेथड नाम क्यों पड़ा? कोई बताएगा? 4 to 1 मेथड है तो सिर्फ घंटे पे आएगा। 4 to 1 मेथड का मतलब है आरली हो गया। अब जिसका दिमाग काम कर गया उसको आंसर मिल गया। इधर देखो 1 मिनट के लिए, 1 से 10 किलो में कितना है? 100 ml पर केजी पर डे। ये तो पर डे का 100 ml है, पर केजी पर डे। अगर मैं कर दूं 100 ml पर केजी पर आर तो कितना आंसर आता? 4 ml, क्योंकि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। तो रफली इसको 24 से डिवाइड करूंगा तो इसी को ही बोलते हैं 4 ml पर केजी पर आर। इसको मैं करूंगा तो 24 का 50 में भाग दूंगा तो लगभग आंसर कितना आएगा? 2 ml पर केजी पर आर। इसका करूंगा तो कितना आएगा? 1 ml पर केजी, क्योंकि लगभग 24 घंटे होते हैं एक दिन में, तो ये डे को घंटे में चेंज करेंगे तो 24 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 ml पर केजी पर आर। डे में आएगा तो 100 50 20, डे में आएगा तो 150 20, आर में आएगा तो 4 to 1। सेम ही है, बस नाम चेंज है, आर लिख दिया डे से तो नाम चेंज हो गया। अब मैं इस क्वेश्चन को, इसका क्वेश्चन बनाऊं? बनाऊं? पहले इसको लिख लो फिर बनाता हूँ क्वेश्चन। टफ टफ पूछूंगा पहले कह रहा हूँ। 3 3 6, 6 और 3 9 और 1 10, ठीक है। पहले इन्हीं से स्टार्ट कर, लिख लो। आप आगे 10 जने बैठे हो, आप एक पेशेंट को देख रहे हो, उस बच्चे का वजन 1 किलो है, आप देख रहे हो उसका 2 किलो है, 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ आएगा? सब में मेरे को ये बताना है कितना ml पर केजी पर आर फ्लूट जाएगा। आप बताओ 1 किलो वाले पर आर पूछा मैंने। हम्म, आप बताना। नहीं पता, आप बताना। 3 किलो का बच्चा है? आप बताना मैम, आप बताना। बच्चा 5 किलो का है, कितना ml पर केजी पर आर? आप बताना। बच्चा 6 किलो का है तो भी 4, तो भी 4, तो भी 4, तो भी 4। आप बताना। बच्चा 7 किलो का है 7 किलो का।
7 किलो का, पर आप बताना फोर, आप बताना बच्चा 6 किलो का है तो भी फोर, तो भी फोर, तो भी फोर, तो भी फोर, आप बताना बच्चा 7 किलो का है 7 किलो का, पर आप बताना है आप, चाहे बच्चा 1 किलो का चाहे 9 का हो, आप बताना। वेरी गुड, चाहे बच्चा 1 किलो का है चाहे बच्चा 1000 किलो का है, 10 किलो तक का फॉर्मूला क्या है, 4 ml पर केजी पर आर, तो जितना होगा हम लोग केजी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मैं यही तो पूछ रहा हूं, पर केजी पर आर कितना, तो बच्चा चाहे 1 किलो का है चाहे बच्चा 2 किलो का है, बच्चा 10 का है, फॉर्मूला है 4 ml पर केजी पर आर। आर पे पूछे तो 4 ही आंसर आएगा। ये सवाल आ रहा है कि 6 केजी में कितना, डे में गलत हो जाता, 6 केजी में पूछता तो इसका आंसर आता 600, 3 में आता 300, क्योंकि पर केजी का 100 है, तो जितना केजी डे में पूछता तो 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर देना पड़ता। पर केजी पर आर का पूछा है तो सबका आंसर क्या आएगा, 4 ही आएगा। डे में जितना केजी का है उसको 100 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि फॉर्मूला क्या है 100 ml पर केजी पर डे। समझ आई बात। एक सवाल पूछूं, एक बच्चा है 18 किलो का, उसको पूरे दिन में कितना फ्लूइड चाहिए, रुक जा रहे तू जल्दबाजी में, तुझे पता है पूछने वाला कौन है, 15 को इतना इजी होता तो मैं यहाँ खड़ा नहीं रहता, वो तो बेटर रहता। क्या है, सिंपल तो है, 18 को 50 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना, 18 को 50 से मल्टीप्लाई, 18 को 50 से मल्टीप्लाई कर लो, क्यों, क्योंकि 11 से 20 में कितना है 50, तो 50 को 18 से मल्टीप्लाई कर लो, 18 5 9 900, 50 इंटू 18 900 पर डे, सही है। ऐसा होता तो मैं बेवकूफ हूं यहाँ खड़ा हूं, ऐसा होता तो मैं बेवकूफ हूं जो यहाँ खड़ा हूं। एक बात बताओ, आपका वजन जब 10 किलो था तब तो बोल रहे हैं 10 इंटू 100 1000, और आपका वजन हो गया 18 किलो, तो 900 कर देंगे, 8 किलो बढ़ा है तो डिमांड बढ़नी चाहिए, तो बेवकूफ हूं। 18 का मतलब होता है 10 प्लस 8, तो पहले 10 का निकालो, 10 का आएगा 10 इंटू 100 1000, फिर आएगा 8 किलो का, 8 इंटू 50 400, पर डे का कितना आएगा, कहां से आया, पहले 10 किलो का निकालना है, फिर 11 से 20 का निकालना है। अब किसी का वजन 25 किलो है, पहले 10 का, फिर नेक्स्ट 10 का, फिर बचे हुए 5 का, तो पहले 10 का कितना होगा 1000, फिर नेक्स्ट 10 का इंटू 50 500, फिर बचा कितना 5, 5 का 20 से 100, तो 25 किलो का 16, पर डे का कितना आएगा। अब किसी के समझ में आ रहा कैसे कर, ये लगता इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में गलत, इसलिए कहता हूं 10 किलो से ऊपर हो, एक और सिंपल फॉर्मूला बताओ, 10 से ऊपर हो ना तो 1000 को साइड में कर लो, 1000 को साइड में कर लो, अगर 10 से ज्यादा और 20 से कम हो तो सिंपल फॉर्मूला है 1000 को साइड में जेब में रख लो, फिर जितना किलो उसको 50 से मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल तरीका है। कोई 15 किलो का है तो 1000 तो रख लो साइड में, फिर 10 से कितना ज्यादा है 5, 5 इंटू 50 करके उसमें ऐड कर लो, 250 प्लस 1000 इक्वल टू, लेकिन अगर वजन 20 से किलो है ज्यादा है तो 1500 को जेब में रख लो, किसको जेब में रख लो, क्योंकि ये तो 1000 हो गई होगा, अगर 20 से ज्यादा है तो ये तो हो गई होगा, ये तो हो गई होगा। अब ये कितना ज्यादा है, 40 किलो है, 25 किलो है, 21 किलो है, 22 किलो है, 100 किलो है, जितना भी है ये 1500 तो रख लो जेब में, फिर 20 से जितना ज्यादा है उसको 20 से मल्टीप्लाई करो, माना कि किसी का वजन 60 किलो है तो 1500 तो रख लो, इन दोनों का तो रख लो, 60 किलो है इसका मतलब 20 से कितना ज्यादा है 40 ज्यादा है, तो 40 इंटू 20 इज इक्वल टू 800, और जेब में कितना है 1500, तो 1500 रख लो यहाँ। समझ में आया क्या, इतना सिंपल है, लेकिन एग्जाम में क्या हो जाता है गलत, पक्का इसको बोलते हैं हॉलीडेज सगार मेथड। अब याद रहेगा, 4 इसलिए है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं मैम, पहले क्या था डे था, डे को घंटे में डिवाइड करोगे, आप चेंज करोगे तो 24 से डिवाइड करोगे, इसको करना 2, इसको करना अप्रोक्सीमेट 1, इसलिए इसका नाम पड़ गया 4 to 1। क्लियर है क्या, बस समझ में आ गया ना। ये क्वेश्चन तभी सही होगा जब आप 4-5 बार घर पे प्रैक्टिस करोगे, उसको पूछोगे तू पूछ 20 किलो, फिर बोलेगी 30 किलो, फिर करेगी 40 किलो, फिर करेगी 15 किलो, फिर करेगी 19 किलो, फिर निकाल 17 का, फिर निकाल 16 का, तब सही होगा। 10 बार निकालोगे बैठ के, देखो प्रैक्टिस से ही खेल होता है सब। इसका बेनिफिट कब क्या होगा पता है, कुछ लोग बोलते हैं क्या इससे क्या होगा, इससे आपका एग्जाम में टाइम बचेगा और आप तुरंत एक क्वेश्चन दूसरा सही कर लोगे, इस वजह से ही तो सिलेक्शन होता है, आपकी प्रैक्टिस से ही होता है। चलो अपन आते हैं वापस, ऑरिजिन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, ऑरिजिन दो कर ले, ऑरिजिन लिखो बिफोर 12 वीक, मेजर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ मैटरनल प्लाज्मा, 12 वीक से पहले पहले प्लाज्मा से ट्रांसजुडेट होके आता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को बोलते हैं ट्रांसजुडेशन, इसको ट्रांसजुडेशन भी बोल सकते हैं। हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ आता है सॉल्यूशन, उसको हम ट्रांसजुडेशन बोलते हैं। फिर धीरे धीरे आफ्टर दैट, चलिए आगे बढ़े, बढ़े क्या, डन।
लिख लिया? आफ्टर दैट, आफ्टर 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, आफ्टर 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, fetal kidney start to form urine. सही है? इंग्लिश सही है? ओके, fetal kidney starts to form urine. That's why, अरे आज तो इंग्लिश में start to form urine. Major contribution of amniotic fluid is fetal urine. अब हुआ बात समझ में? सही है ना मैम? सही है? तुमको पता ही नहीं, वो क्लास में नहीं है, मेंटली प्रेजेंट नहीं है। हम्म, बस आज सामने ऐसा ही बताया था पेमेंट तो बहुत ऐसे भी कर सकते हैं, करते हैं थोड़ा ज्यादा याद हो जाता है, वो थोड़ा लिखने में इजी रहता है, याद भी इजी होता है। लिख लिया? लिख लिया ना? लिखो वॉल्यूम, वॉल्यूम में लिखो इज रिलेटेड टू स्टेशनल एज। स्टेशनल एज का मतलब प्रेगनेंसी 12 वीक पे लगभग 50 ml, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर कम, फिर कम, ज्यादा ज्यादा ज्यादा, कम कम, 3 बार ज्यादा, 2 बार कम। एट टर्म पे जो 600 to 800 है, उसके ऊपर स्टार लगा लेना, क्योंकि तुम 1 लीटर कर दोगे, फिर पढ़ तो लोगे अभी, एग्जाम के टाइम खिचड़ी बन जाएगी। हाँ, 1 लीटर और 800 सेम ही तो है, ऑप्शन होंगे दोनों, फिर बोलोगे क्या है, 36 वीक पे तो लिखा है तो था, क्या फर्क पड़ता है इससे? फर्क पड़ता है, पूरे नंबर मिलते हैं, 9 सेट के 90,000 रुपए इसी से मिलेंगे। 2 क्वेश्चन आए थे 9 सेट में इंक्लूड के, सिंपल सिंपल थे, लोगों ने हल्के में ले लिया, गलत हो गया, क्या है? क्या ये है? इसका आंसर ये कर देते हैं, हो गया काम। आगे बढ़े, बोलो। कंपोजिशन 99% वाटर, वाटर मतलब लिक्विड, 1% सॉलिड, सॉलिड में एक्सेप्ट ग्लूकोज याद रखना, बाकी को कुछ याद नहीं। इनऑर्गेनिक का मतलब होता है बेसिक इलेक्ट्रोलाइट्स। आगे बढ़े, नहीं बढ़ना, ऐसे कैसे नहीं बनी? आप एम्ब्लाइकल कोड, प्लेसेंटा, amniotic फ्लूइड, यहाँ तक जितना हुआ ना, आपके पास जो भी बुक है ना, उसके क्वेश्चन निकालना, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिले तो बताना, देखो बेवकूफ क्या पढ़ा है, सवाल आया नहीं, हाँ मार्क करके लाना, बताना, तो ऐसे मिले तो बताओगे ना, बताना है ना सर, पक्का बताना है, देखो आपने पढ़ाया और ये पढ़ा
ये पढ़ा ही नहीं, ये लिखा है इस बुक में, देखो आप ऐसा लाना ताकि मैं भी थोड़ी आंखें खोलूं मैंने क्या नहीं पढ़ाया, और आपको भी पता चलेगा हाँ पढ़ा दिया है। इस बहाने आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन, चीज मिलेगी, रिवीजन होगा, फिर आपको मार्क करके लाना बताना। तो ऐसा मिले तो बताओगे ना, बताना है ना सर, पक्का बताना है। देखो आपने पढ़ाया और ये पढ़ा ही नहीं, ये लिखा है इस बुक में, देखो आप ऐसा लाना ताकि मैं भी थोड़ी आंखें खोलूं मैंने क्या नहीं पढ़ाया, और आपको भी पता चलेगा हाँ पढ़ा दिया है। इस बहाने आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन, आप पढ़ोगे नई चीज मिलेगी, रिवीजन होगा, फिर आपको याद होगा। लेकिन रिवीजन तभी होगा जब घर जाके 2-3 बुक में से पढ़ोगे तो याद होगा आपको। मुझे पता है कुछ नहीं मिलेगा नया, लेकिन नहीं पढ़ोगे तो रिवीजन नहीं होगा, एग्जाम में गलत हो जाएगा। अब सबको फंक्शन पता है, एम्यूनिटी फ्लूइड के फंक्शन सबको, 2-3 फंक्शन और ऐड कर सकते हैं चाहे तो, कि जब लेबर होता है तो बर्थ कैनाल को थोड़ा लुब्रिकेट करने का काम करती है, लेबर में थोड़ा इजी ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर में हेल्प करती है, मेम्ब्रेन रप्चर होती है तो उससे थोड़ा लेबर के ऑगमेंटेशन से पता चलता है, उसमें थोड़ी हेल्प मिलती है। सर्विक्स डायलिटेशन में थोड़ी हेल्प करती है, ऊपर थोड़ा प्रेशर लगता है तो ये 2-3 एक्स्ट्रा काम है, वो भी लिख सकते हैं। ऐसे करके 7-8 काम है, टोटल 8 फंक्शन है, 4-5 तो इंपॉर्टेंट है, 3 फर्जी है जो पेपर में कभी आने वाले नहीं। ऐसे करके आगे बढ़ो। सर इतनी क्या जल्दबाजी है, कहाँ जाना है? कुछ कुछ लोग गालियां दे रहे हैं, बट आई डोंट केयर, मेरे को फर्क नहीं पड़ता देता गालियों से, मैं ढीठ हो चुका हूँ, क्योंकि ऐसे ही गालियां देते हैं तो फिर दे दो, आप झूठी गालियां खूब सुनी है तो फिर सच्ची दे दो, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा। अब आता है फंक्शन, क्या आता है फंक्शन, मतलब प्रोग्राम वो नहीं, ये फंक्शन है वो काम वाला। पहला प्रोटेक्ट द, दूसरा सॉफ्ट एब्जॉर्बर, तीसरा टेम्परेचर मेंटेनिंग, चौथा ग्रोथ, भाई घूमेगा फिरेगा दौड़ेगा नाचेगा तो बढ़ेगा महान, भाई बच्चा घूमेगा तो बड़ा होगा ना, ऐसे एक्सरसाइज करेगा, एक्सरसाइज करेगा, नाचेगा डांस करेगा, छमक चल लो ऐसे स्ट्राइप से। अगर अंदर पानी होगा तो चिपकेगा नहीं आपस में, प्रिवेंट एडेशन, न्यूट्रिटिव वैल्यू इज नेग्लिजिबल ड्यूरिंग लेवल, जो मैंने बताया, फ्लश द बर्थ कैनाल बता दिया, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन से बाई चांस बचा ले कोई, ये फंक्शन हो गई। हाँ जी। कुछ सोचिए स्टूडेंट की क्या कंप्लेन है पता है, तुरंत खुद तो संध्या के साइड में जाके खड़ा हो गया, लेकिन हमें पड़ रहा है बहुत ज्यादा, बट कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे कहने से, अंदर ही अंदर घुटने से अच्छा है घुटो मत। रफ कॉपी में क्यों लिख रहे हो, ये रफ है, रफ नहीं है, इधर लाओ, ये प्योर रफ है। रुक, रुक, ये पहले से कर रखे नोट्स, ये तो कब हो रखा है, अच्छा ठीक है चलो मान लेते। हट जाओ सर हट जाओ, आगे बढ़े, नो सर से थोड़ी होता है। हो गया, आगे बढ़ेंगे, बोलो, नहीं बोलना क्या, ठीक है मत बोलो, कोई ना, नहीं लिखा, कुछ कुछ लोग अभी लिख रहे हैं। ओ पुष्पा, हाँ ये क्या बातें कर रही, हाँ
घर कर आ जाएगा तो बात क्यों कर रही थी करनी नहीं है अलाउ नहीं है नॉट परमिटेड इज लीगली प्रोहिबिटेड मैनेजमेंट विल बी एक्शन अगेंस्ट यू समझे समझ गए ठीक है आगे बढ़ू एबनॉर्मल कलर कैसे कैसे पढ़ना पड़ता पहला ग्रीन पी सूट कलर फीचर डिस्ट्रेस दूसरा गोल्डन कलर आरएच इनकम्पेटिबिलिटी तीसरा सेफ्रॉन पोस्ट मैच्योरिटी लिख देना मोर देन 42 या 294 डेज जो भी 42 वीक लिख देना और 294 डेज डार्क कलर या डार्क ब्राउन नाम आ जाए तो मिस्ड अबॉर्शन या इंट्रायूटेराइन डेथ ये हो गया आपका एबनॉर्मल कलर इन सारी कंडीशन में से ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हिमोलाइटिक एनीमिया होता है बच्चे को ये हुई ना इंटेलिजेंसी वाली बात हीमोलाइटिक एनीमिया आरएच इनकम्पेटिबिलिटी में फिटस को होता है क्योंकि आरबीसी टूटती है उसकी वजह से बॉडी को सीवियर एनीमिया हो जाता है उसको बोलते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया उसमें कूम टेस्ट करते हैं कौन सा कूम टेस्ट दो टाइप का होता है डायरेक्ट और प्रॉब्लम किसमें हो रही बेबी में मदर में भाई जान किसकी जा रही बेबी की इसलिए डायरेक्ट कूम टेस्ट बेबी के मदर से करते हैं बेबी के ब्लड से करते हैं इनडायरेक्ट कूम टेस्ट मदर के ब्लड से करते हैं दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं कूम टेस्ट दो टाइप का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डायरेक्ट कूम टेस्ट फीटल ब्लड से इनडायरेक्ट कूम टेस्ट मैटरनल ब्लड से किसका पता लगाने के लिए हीमोलाइटिक एनीमिया का पता लगाने के लिए समझे आप समझ भी गए लिख भी लिए तो लिखो ना लिखते क्यों नहीं ऐसे नहीं चलेगा क्या हुआ दे दे चार गाड़ियां दे दे चार किसने चार गाड़ियां दी ना चार कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ किसका वो माइंड है चार दे दे चाहे आठ जब क्लास में आ गए तो 2.5 घंटे सहन करना ही पड़ेगा नो ऑप्शंस आर देयर हो गया क्या नहीं डन मैं आगे बढ़ सकता हूँ ओके थैंक यू सो मच लिखिए ना अब आता है क्लिनिकल देखो समझना है इसमें लिखने की कोशिश मत करना सिर्फ समझना है क्या समझना है जो मैं बताऊं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इंपोर्टेंस का मतलब यहाँ पर सिग्निफिकेंस पहले मैं दो अलग अलग चीजें बताऊंगा पहले बताता हूँ इसका डायग्नोस्टिक पर्पस क्या है तो हम करते हैं अमीनो सिंथेसिस भाई एमनोटिक फ्लूइड को सीरीज की सहायता से निकालना क्या कहलाता है पूरा अमीनो सिंथेसिस क्या होता है वो बाद में पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा यहाँ पढ़ेंगे अमीनो सिंथेसिस करते हैं हम लोग चलो करते हैं एमाइनो मतलब एमनोटिक फ्लूइड सिंथेसिस का मतलब होता है एस्पिरेट थ्रू द सिरिंज एमनोटिक कैविटी से एमनोटिक फ्लूइड को निकालना क्या कहलाता है ये दो टाइप का होता है एक होता है सेकंड ट्राइमेस्टर अमीनो सिंथेसिस एक होता है थर्ड ट्राइमेस्टर अमीनो सिंथेसिस थर्ड trimester amino synthesis. Second trimester amino synthesis having two types. Number one is early amino synthesis is very important. कौन सा नाम अर्ली अमाइनो सिंथेसिस दूसरा होता है रूटीन अमाइनो सिंथेसिस क्वेश्चन आता है कि अर्ली अमाइनो सिंथेसिस कब करते हैं 12 से 14 वीक कब करते हैं ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि 13 वीक पे अल्फा पीटोप्रोटीन पीक पे होता है हम एमनोटिक फ्लूइड से क्या चेक करेंगे अल्फा पीटोप्रोटीन सुनना पूरी बात लिखना नहीं अभी तक अभी कुछ और है पिक्चर बाकी है अर्ली अमीनो सिंथेसिस कब करते हैं 12 से 14 सेकंड ट्राइमेस्टर का रूटीन कब करते हैं 15 से 20 वीक कब करते हैं और थर्ड ट्राइमेस्टर का हो गया थर्ड वाला अब दो क्वेश्चन और बनाते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर में क्यों करते हैं और थर्ड में क्यों दोनों का पर्पस अलग अलग है क्वेश्चन आता है सेकंड ट्राइमेस्टर में अमीनो सिंथेसिस क्यों करते हैं टू डिटेक्ट एनी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी टू डिटेक्ट टू डिटेक्ट एनी कंजेनाइटल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज सही बात है थर्ड ट्राइमेस्टर में क्यों करते हैं कोई बताएगा
क्या क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी का पता लगाने के लिए भाई क्या कर लोगे? 28 वीक के बाद पता भी चल गया कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, तुम क्या उखाड़ लोगे? कुछ नहीं, क्योंकि एमटीपी की गाइडलाइन है 24 वीक के बाद आप प्रेगनेंसी भी टर्मिनेट नहीं कर सकते, तो फिर क्या करना? कुछ नहीं। इसका मतलब ये हुआ थर्ड ट्राइमेस्टर में अमीनोसिंथेसिस क्यों करते हैं? सैंपल क्यों लेते हैं? बोल जाओ। एमनियोटिक फ्लूइड लिया, एथेनॉल मिलाया, 15 सेकंड हिलाया, 15 मिनट रख दिया, फिर बबल बने कि नहीं बने, किसके लिए? तो बोलो ना, टू असेस फीटल लंग मैच्योरिटी। ये हम पढ़ेंगे आगे इन्वेस्टिगेशन, बस इतना ही लिखूंगा। कैसे करनी है वो इन्वेस्टिगेशन में पढ़ेंगे। क्या समझ में आया? अमीनोसिंथेसिस कैसे करते हैं, ये पूरा प्रोसीजर एंटीनेटल चेकअप में, पूरा एंटीनेटल केयर पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। क्या समझ में आई बात? इतना लिख लो। ये फोटो मत बनाना, ये अभी नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड पे है। ये फोटो मत बनाना अभी। जो मैंने लिखवाया है वही का वो लिखना है, अपने हिसाब से कुछ नहीं, जितना बताए उतना ही। सेकंड पर्पस लिखेंगे एमनियोटिक फ्लूइड का, और क्लिनिकल इंपोर्टेंस एक तो हो गया, अमीनोसिंथेसिस दूसरा पढ़ेंगे अभी। आया ना समझ में? जिसको नहीं आया है वो रिवीजन मांगता है। क्या मांगता? घर जाके रिवीजन करना आ जाएगा। हमें तो सेंटेंस पढ़ रहे हो तो कोई मोमोज नहीं पढ़ रहे हो, पहली बार में समझ में आ जाएगा। देखता हूँ कितनी बातें कर रही है। आगे बढ़ो सर, लिखने दो ना, ऐसा क्या है? समझ में तो आया ना? प्लीज। नहीं है तो ऐसे शुरू करो। जिसको समझ में नहीं आया ना तो हाँ भरना है पहली बार, अपने आप समझ में आता है, हाँ भर लेना है, ठीक है? पहली बार में, दूसरी बार घर जाके पढ़ना फिर आएगा। 90% को तो पहली बार में आ जाएगा, 10% को बाई चांस नहीं आया तो बीच में उनका ध्यान भटक जाता है, इसलिए नहीं आया। आगे बढ़ो। तो इससे लोकल लैंग्वेज नहीं लिखवा सकता, इससे सिंपल। दूसरा और बढ़े आगे, बोलो। लिख लिया? मिटा दूं? पक्का? ओके डन। अब आता है सेकंड, तो वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। इंपॉर्टेंस मतलब सिग्निफिकेंस की बात है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। टू एसएस एमनियोटिक फ्लूइड का मेन पर्पस पता करना कि ज्यादा है कम है। टू एसएस एमनियोटिक फ्लूइड, हैंडराइटिंग ठीक है क्या? अच्छी है क्या? टू एसएस एमनियोटिक फ्लूइड किसके द्वारा? एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स क्या कहते हैं? और एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स किससे करते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स का शॉर्ट फॉर्म क्या है? ये फोटो किसका है? एएफआई है। ये सीधा आ सकता है फोटो। बताओ इसका पर्पस क्या है पता करने के लिए? फीमेल को ओलिगो पॉलीहाइड्रोमियल्स, ये एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स का फोटो है। ये किसका फोटो है? एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कौन से इन्वेस्टिगेशन से करते हैं? यूएसजी। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स क्यों किया जाता है? ओलिगोहाइड्रोमियंस और हाइड्रोमियंस का पता लगाने के लिए। हाइड्रोमियंस मतलब पॉलीहाइड्रोमियंस, ओलिगोहाइड्रोमियंस और पॉलीहाइड्रोमियंस का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? एएफआई करते हैं। अब एएफआई में क्या करेंगे? हवन करेंगे नहीं, ये एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स सुनो। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, देखो ये कितने पॉकेट है? 1 2 3 4, 4 भी है 1 भी है। तो हम क्या, सुनना प्लीज प्लीज सुनना, हम एएफआई करेंगे। एएफआई में इफ बीच में लिखना, इफ क्या? इफ ऑल 4 पॉकेट ऑफ एएफआई इज इज 5 to 25 सेंटीमीटर एंड, और एंड भी लगा सकते हो और भी लगा सकते हो। इफ वन वर्टिकल पॉकेट, एक पॉकेट, वन वर्टिकल पॉकेट एएफआई मतलब ये चारों मिला के 5 से 25 के बीच में है तो नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड है। ये कोई एक 2 से 8 के बीच में है तो भी क्या है? ना तो ओलिगो है ना पोली है। अब बात घुमा रहा हूं, बात घुमा रहा हूं, इधर आना। इफ ऑल 4 पॉकेट 5 से 25, बात घुमा दी है। इफ ऑल 4 पॉकेट्स of amniotic fluid index is less than 5 सेंटीमीटर, उस बीमारी का नाम बताओ। क्या नाम है उसका? चारों मिला के 5 से कम है उसको क्या बोलेंगे? यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। या एंड और करो, एंड और या दोनों में से कोई एक या दोनों?
वन वर्टिकल पॉकेट, क्या बोलूं, वाह टैलेंट। इन दोनों का मीनिंग क्या है, बस टैलेंट है, टैलेंट है, टैलेंट है, ये बात माननी पड़ेगी। टैलेंट भरा हुआ है भैया। इस बीमारी का नाम क्या हो गया, ऑलिगो हाइड्रा एमनियंस। समझ में आ गया। ऐसे कैसे पॉली में क्या लिखोगे, ऑल फॉर पॉकेट मोर देन 25 एंड और या दोनों में से एक पॉकेट मोर देन 8। तो हाँ, तो हम ये कब कहाँ पढ़ेंगे, ऑलिगो में पढ़ेंगे। ऑलिगो आते ही आपको समझ आ जाना चाहिए ऑलिगो का मीनिंग क्या होता है। क्या युवती से कैसे पता करेंगे, एक, दो से कम, चारों, पांच से कम। डेफिनेशन ऑफ ऑलिगो, पॉली की डेफिनेशन क्या है, चारों, 25 से ज्यादा, एक, 8 से ज्यादा। आया समझ में। टैलेंट 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 टैलेंट। ऐसे लिखो, इफ फोर वर्टिकल पॉकेट मोर देन, इफ फोर वर्टिकल पॉकेट, फोर पॉकेट वर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं। इफ, अरे समझ आया क्या, हाँ या ना। पॉली हाइड्रोनियस नहीं लिख रहा मैं, सिर्फ हाइड्रोनियस लिख रहा है, क्योंकि पॉली की जगह हाइड्रोनियस भी पॉली हाइड्रोनियस ही कहलाता है। समझ में आया क्या। ये दोनों डिजीज मैं बाद में पढ़ूंगा, जब डिसऑर्डर पढ़ेंगे, एब्नॉर्मल ओबीसी पढ़ेंगे तब। ठीक है, लेकिन पूछूंगा जरूर आज। तुम भूलोगे क्या इसको, खुला खुला लिखना ऐसे, हाथ ऐसे करके, बीच में ऐसे ऐसे अलग अलग, खिचड़ी मत बना देना। तुम लोग कॉपी बचाने के चक्कर में ऑलिग और पॉली एक जैसे कर देते हो। यू बोथ आर, एक मिनट देखता हूँ कौन है। हेलो 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 हेलो, हॉस्पिटल में चेक करवा, थोड़ी देर बात कराएंगे चेक। जब आपकी ड्यूटी एम्स, आपके गांव वाले एम्स के पास लगेगी ना, तब ऐसे होगा। आपकी ड्यूटी लगेगी आपके घर से 500 किलोमीटर दूर, कोई गांव का बंदा नहीं बोलेगा चेक करो एम्स में, कोई नहीं बोलेगा, मस्त रहना। और घर के पास एम्स हो आपका, गांव से कोई आएगा कल, आज पूछेगा ओपीडी कल खुली रहेगी क्या, भाई कल गवर्नमेंट हॉलीडे है कि नहीं, ये खुद पता कर लो थोड़ा। हमें इतना थोड़ी पता ओपीडी खुली रहेगी कि नहीं, मैं ओपीडी का इंचार्ज होता तो मैं लिख देता, कल से ओपीडी खुली की जाए। आगे बढ़ू, अरे हुआ क्या, आराम से लिखो, हमें कहीं नहीं जाना, एकदम आराम। यही 5 बजाएंगे, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी फ्लूइड का टॉपिक हो रहा है पूरा, हमने बोला 5 बजे तक पूरा करना है। हमने बहुत धीरे पढ़ा, फिर भी हो रहा है। समझ में आया ना। खिला दो मिठाई, दीपावली की मिठाई लेके नहीं आए तुम लोग, कितने गंदे हो रहे हैं। दीपावली की फेस्टिवल मिठाई कहाँ है, लाए नहीं, कहाँ है दीपावली की मिठाई, कहाँ है। अरे राहुल बेबी, ला ला ला, लेके आ भाई, मेरे को खानी भूख लगी, इसलिए कुल मिला के बात ये है। वाह, थैंक यू राहुल, बहुत ज्यादा थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। एक ओबीडियंट स्टूडेंट है ओनली पूरी क्लास, बाकी वाले क्यों नहीं लाए, बाकी वाले क्यों नहीं लाए। दुकान से ले आते, ये गलत है। हाँ मैं खिलाऊंगा, मैं भी बाहर गई हूँ, सच में ही बाहर गई हूँ। आगे बढ़े, तुम बाहर गई हो तो डन, थैंक यू राहुल। आगे बढ़ू, कैसे लोग कोई नहीं लेके आए। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, कौन सा हेडिंग लगाओगे, फीटल खोपड़ी, खोपड़ी में छेद कर रहा हूँ, फीटल स्कल एंड मैटरनल पेल्विस, पहले हेडिंग लगाओ फीटल स्कल, फीटल स्कल। ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है ओबीजी में, मतलब भाई फीटल के हेड का प्रेगनेंसी में रोल इसलिए है कि मैटरनल पेल्विस में सेट होगा कि नहीं होगा, फीटल का हेड पेल्विस में इंगेज होगा कि नहीं होगा, तो उसके सारे डायमीटर पढ़ने पड़ते हैं। बहुत काम की चीज बता रहा हूँ, और जो रटते हैं उनको कभी समझ में नहीं आता ये, चाहे पढ़ते हो चाहे पढ़ाते हो। जिसको समझ में आ रहा है उन्हीं को, जो अच्छे से समझते हैं उन्हीं को आएगा, वरना पेटी छोटी जोर लगा लो, रट लो, चाहे टेढ़ा मेढ़ा रहेगा हमेशा। और जो आपने अगर समझ लिया, यू आर ए ग्रैंड टीचर। ठीक है, पूछूंगा हाँ कर रहा है कल, हाँ 18 महीने में पीडीएफ करवा रहा है, 18 महीने में डॉक्टर आर्टिकल क्लोज करवा रहा है, बेचारा बच्चे को क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी भारी। हाँ भाई पीटी के बारे में कौन बताएगा, कौन बताएगा, मैम आप हाँ, नहीं नहीं आप, क्या होता है,
खोपड़ी होती है, इसके अलावा कुछ बोलना है? हाँ? फीटल स्कल में कितनी बोन होती है? बहुत अच्छी बात बताइए मैम, आपने कहीं नहीं सुनी होगी। बोल फीटल स्कल में 5 ही बोन होती है। आप बोलोगे क्यों? 5 ही होती है, मींस 5 होती है। 6 नहीं बोलोगे, 8 नहीं बोलोगे, 15 नहीं बोलोगे, हमारे 8 होती है, लेकिन फीटल स्कल में 5। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और बताओ? स्पॉन्टानियल 6 होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर 2, लेटरल 4, टोटल होती है 6। वेरी गुड। उसके बारे में डिस्क्रिप्टिव और पढ़ेंगे। और बताओ? फ्रंटल बोन के बीच में फ्रंटल सूचर होते हैं। वेरी गुड। दोनों फ्रंटल बोन के बीच में जो जॉइंट होता है उसको बोलते हैं फ्रंटल सूचर। फ्रंटल सूचर का दूसरा नाम मेटोपिक सूचर। हाँ, और बताओ? ये दो पैराइटल, ऊपर वाली बोन को बोलते हैं पैराइटल, दोनों पैराइटल के बीच में सेजाइटल सूचर्स। कौन सा सूचर्स? वेरी गुड। और फ्रंटल और पैराइटल के बीच में जो सूचर है उसको बोलते हैं कोरोनल सूचर्स। कौन सा सूचर? कोरोनल सूचर। ये भी होते हैं दो। अब पीछे हो गई ऑक्सीपिटल बोन, ये हो गई पैराइटल बोन। ऑक्सीपिटल और पैराइटल के बीच में जो सूचर होता है लैम्बडॉइडल सूचर्स। कौन सा? लैम्बडॉइडल सूचर। वेरी गुड। और कुछ बताओ? बहुत बढ़िया, इनको सब याद है भाई। सबसे बड़ी फंटानेल होती है वो एंटीरियर फंटानेल, 3.4 इंटू 3.4 सेंटीमीटर। ये पहले वाली होती है, वो लेट क्लोज होती है, 18 महीने पे। कितने महीने पे खान साहब? 18 महीने पे। कितने? और ये पीछे वाली 6 वीक। कितने वीक? तो जब घर में छोटा बच्चा आता है ना, तो बच्चे की दादी और नानी एक वो शोल्डर रोल बनाती है कि भाई जब ऐसे सुला उसका हेड जैसा है वैसा फिक्स हो जाएगा। बनाते हैं ना, वो इसलिए बनाते हैं कि जैसे होगा बच्चा सोएगा वैसे उसका हेड हो जाएगा। तो पोस्टीरियर कितने वीक पे? 6 वीक पे। ये कितने वीक पे? 18 मंथ पे। इसको, ये डायमंड शेप की होती है, इसको बोलते हैं ब्रेगमा। क्या बोलते हैं? ये होती है ट्रायंगुलर शेप, इसको बोलते हैं लेम्डा। ये 1.2 इंटू 1.2 सेंटीमीटर की होती है। वेरी गुड। और बताओ कुछ? अगर मैं सवाल पूछूं, लार्जेस्ट फीटल स्कल का डायमीटर कौन सा? मेंटम टू वर्टेक्स। एंटीरियर पोस्टीरियर में सबसे लार्जेस्ट मेंटो वर्टेक्स, और ट्रांसवर्स में सबसे लार्जेस्ट बाइपेराइटल। भाई दो है ना, सिंपल है। अब आप इसमें कंफ्यूज होंगे मुझे पता है, लेकिन सुनो, अगर मैं पूछूं, बैठो आप, लेंथ के बारे में, तो एंटीरियर पोस्टीरियर सबसे लार्जेस्ट है। अगर मैं पूछूं वाइडेस्ट के बारे में, इसमें सबसे लार्जेस्ट आएगा बाइपेराइटल। बाइपेराइटल, तो बाइपेराइटल होता है 9.5 दोनों पैराइटल के बीच, और एंटीरियर पोस्टीरियर में लार्जेस्ट। मेंटो मतलब चिन, वर्टेक्स मतलब वर्टेक्स। 14 सेंटीमीटर। 14, दो अलग अलग पढ़ने वाले। तो फीटल स्कल का मीनिंग क्या है? कि फीटल स्कल का मतलब होता है, पहले हम इसको ये पढ़ते हैं कि ये है क्या, इसका क्यों पढ़ना पड़ रहा है। तो सब जगह का नाम पता होना चाहिए। आप ट्रेन में बैठते हो तो आपको हर एक स्टेशन का मीनिंग पता होना चाहिए कि पहले जयपुर आएगा पहले दिल्ली आएगा, पता ही नहीं है, तो आप ऐसे फालतू कंफ्यूज हो जाओगे। ये जो होती है ना, इसको बोलते हैं चिन। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में चिन नहीं बोलते, मेंटम बोलते। क्या बोलते हैं? वेरी गुड। तो इसको क्या बोलेंगे? मेंटम। तो नाम पड़ जाएगा अपने आप। जैसे आप ट्रेन की टिकट करते हो, एक दूसरे स्टेशन के करते हो, वैसे ही नाम है इसका। तो एकदम सिंपल है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं एपी, नीचे होता है उसको बोलते हैं सब। ये तो बताइए। तो मेंटम के नीचे वाली जगह उसको बोलते हैं सब मेंटम। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्टेक्स पूरा। पोस्टीरियर फंटानेल से एंटीरियर फंटानेल के बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब एकदम ओके वाला पार्ट है, ठीक है। और वर्टेक्स के नीचे होता है ऑक्सीपुट। क्या होता है? ऑक्सीपुट। ऑक्सीपुट के नीचे होता है सब ऑक्सीपुट। भाई नीचे होता है उसको क्या बोलेंगे? अब आप देखना, ऑक्सीपुट प्रोमिनेंट है, सब ऑक्सीपुट थोड़ा दसा हुआ है, सही है कि नहीं है? ऑक्सीपुट, सब ऑक्सीपुट, यहां से लेके यहां तक वर्टेक्स। ये हो गया पोस्टीरियर फंटानेल लैम्डा, ये हो गया आपका प्रेगमा डायमंड शेप, ये हो गया फ्रंटल, ये है फ्रंटल फॉरहेड। अब ये है मेंटम। अब इसके बीच वाले को बोलते हैं ग्लेबला। इसको क्या बोलते हैं? या प्रो प्रेजेंटेशन या ग्लेबला बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं जी? ग्लेबला। वेरी गुड। अब ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है? इसका आगे कुछ कुछ रीजन है, लेबर में बहुत बड़ा रोल है, 5-10 इमेज पढ़ेंगे तब सारा रोल है। तो कुल मिला के आपको वापस शॉर्ट में बताएं, इसका मीनिंग ये हुआ, ये मेंटम, सब मेंटम, ग्लेबला, ऑक्सीपिड का उल्टा, सिंसिपिड। आपने हेलुसिनेशन पढ़ा? छोटा दिखता है, बड़ा दिखता है, लिलीपुट सिंसिपुट नहीं, नहीं याद है क्या? लिलीपुट हेलुसिनेशन, सिंसिपुट हेलुसिनेशन। छोटा दिखता है लिलीपुट, बड़ा दिखता है सिंसिपुट। कुछ पढ़ा था ना? तो ये फोरहेड सिंसिपुट, पीछे वाला ऑक्सीपुट। तो ये सिंसिपुट आगे, ऑक्सीपुट इसका पीछे हो गया। ये हो गया ब्रेगमा, ये हो गया वर्टेक्स पोस्टीरियर, और ये सब ऑक्सीपुट। अब इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि आपस में मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे? अभी पूरा नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी सिर्फ बता रहा हूं। ये क्या है? मेंटो। ये क्या है? इसको मिलाने को क्या बोल देंगे? मेंटो वर्टेक्स। ये क्या है? जोधपुर। ये क्या है? दिल्ली। टिकट का
नाम दिल्ली जोधपुर, समझ में आया क्या? ये क्या है? फ्रंटल, ये क्या है? ऑक्सीपिटल, क्या बोल दिया? ऑक्सीपिट फ्रंटल, क्या बोल दिया? ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ऑक्सीपिट के फ्रंटल के बीच की डिस्टेंस कितनी है, मेंटो वर्टेक्स के बीच में कितनी है, ये बताना। अब मेंटो वर्टेक्स, इसका बोलते हैं वर्टेक्स, इसको बोलते हैं सब मेंटो, समझ में आया? ऐसे ही एक और, ये ऑक्सीपिट है तो ये क्या हुआ? सब ऑक्सीपिट, सब ऑक्सीपिट अब क्या है? इसको बोलते हैं ब्रेगमा, सब ऑक्सीपिट ब्रेगमेटिक, सब ऑक्सीपिट ब्रेगमेटिक, समझ में आया कुछ? थोड़ा थोड़ा आया? ऐसे ही हम पीटल स्केल पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मस्त मस्त पढ़ेंगे। कितना लिखो, देख लिख लिया? तो लिखो ना, नहीं लिखा तो फिर क्या करो? बता देंगे ये क्यों? इतना लिख लो, बाकी पढ़ेंगे कल। कब पढ़ेंगे? कल।